हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर ज्योग्राफी के हैं। साथ ही साथ ये इंग्लिश मीडियम की वीडियो है और इसमें जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूं कि 12th में अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा वीडियो एक कुछ लेट आ रही है। उसका रीज़न यही है कि जो टेक्निकल इशूज़ की वजह से हमारी फर्स्ट एक वीडियो मैंने थी अपलोड की थी उसको डिलीट करना पड़ा कुछ इस रीज़न की वजह से। इस कारण मुझे अब वीडियो दोबारा से बनानी पड़ी है और इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। देखिए यहाँ पर आपका पहला एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन विद हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चंस इज ज्योग्राफी कंसर्न्ड एंड एक्सप्लेन ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से दैट ज्योग्राफी इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। कैसे कह सकते हैं हम लोग कि ज्योग्राफी एक वैज्ञानिक विषय है। इसको लेकर सिर्फ आप 3 बातें याद कर लो। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी इन 3 प्रश्नों को जरूर पूछता है। सम क्वेश्चंस आर कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ द नेचर एंड द कल्चर फीचर्स फाउंड ओवर द सरफेस ऑन द अर्थ एंड दीज आर क्वेश्चंस अबाउट व्हाट। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हमारे नेचर के बारे में, हमारे कल्चर फीचर्स के बारे में, हमारे जो सरफेस अर्थ का है उसके बारे में। जो एक प्रश्न हमारा बनता है वो है व्हाट मतलब क्या। दूसरा क्वेश्चन है वेयर। What type of question is related to the distribution of the आपका नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चर, जहाँ पे एक प्रकार से नेचुरल ह्यूमन कल्चर के फीचर्स के बारे में। ओवर द सरफेस, हमारे सरफेस के ऊपर जो चीज़ें हैं उसमें एक प्रश्न बनता है वेयर, ये चीज़ें हैं तो कहाँ हैं। और तीसरा प्रश्न हमारे सामने बनता है, थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ कैजुअल रिलेशन बिटवीन फीचर एंड द प्रोसेस ऑफ फिनोमिना। यहाँ पे तीसरा संबंध जो बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, वो रिलेशनशिप बताता है फीचर्स का और प्रोसेस के बारे में कि कैसा वो है। साथ ही हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट मैटर्स आर स्टडी अंडर द ह्यूमन ज्योग्राफी। कौन सी बातें हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड द अर्थ, जहाँ पे हम मानव और अपने अर्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी हम 12th में अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें रेड जेल ने जो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के उनके बारे में हम 12th में पढ़ेंगे। पर हम यहाँ पे कम से कम कुछ चीज़ें जान सकते हैं, जिसमें सोशल कल्चर ज्योग्राफी है। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड इट्स पार्शियल डायनेमिक्स एंड एज वेल द कल्चर एलिमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आपका जो कंट्रीब्यूटेड बाय द सोसाइटी, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में और क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन आपकी ज्योग्राफी, विच इज इट इज़ स्टडी ऑफ का पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन एंड दी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या बात करते हैं, वृद्धि के बारे में बात करते हैं, मतलब ग्रोथ के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा, उसके साथ ही डेंसिटी घनत्व, और इसमें हम लिंग अनुपात के बारे में, माइग्रेशन मतलब प्रवास, और व्यवसाय के बारे में हम जानते हैं। साथ ही साथ सेटलमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी, इट इज स्टडी द करेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। इसमें हम ग्रामीण और शहरी जो बसावट है उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। साथ ही साथ इकोनॉमिक आपकी ज्योग्राफी, इट इज़ स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपके जो हैं वहाँ पे सर्विसेज के बारे में भी हम पढ़ते हैं आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। एंड लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, इट इज स्टडी इट्स हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच इज अ स्पेस गेट्स ऑर्गेनाइज्ड। इन द अदर वर्ड्स, इट स्टडी हाउ हिस्ट्री हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द ज्योग्राफी ऑफ रीजन। किस प्रकार से जो हिस्ट्री है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी ने कैसे उसको इन्फ्लुएंस किया और क्या ज्योग्राफी का उस पर इफेक्ट रहा उसके बारे में भी। साथ ही साथ वी कैन स्टडी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इट इज़ स्टडी इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल इवेंट्स। जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं, लाइक स्टडी ऑन द बाउंड्रीज एंड द स्पेस एंड द रिलेशन बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज, पॉलिटिकल यूनिट एंड डिलिमिटेशंस आपके कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैसे हैं, इलेक्शन सिनेरियोज कैसा है वहाँ का, डेवलपमेंट कैसा है वहाँ का, फ्रेमवर्क कैसा है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच वी स्टडी इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। साथ ही साथ ये क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसको मत छोड़ना। डिफरेंस बिटवीन दी सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सिस्टमैटिक, as you know that it's if we go with the step by step, and this is called systematic. Like you done with the one area, this is called systematic. If you're talking about the whole area, this is called the regional approach. Okay, let's talk about first one.
द सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अप्रोच वॉज इंस्टीट्यूट, जो इसको लाया इंट्रोड्यूस्ड बाय द अलेक्जेंडर हमबोल्ट के द्वारा लाया गया था, और वो जर्मन आपके व्यक्ति था। दूसरा है रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाय अनदर जर्मन ज्योग्राफिकर, जिसका बंदे का नाम मतलब कार्ल रिटर था, और हमबोल्ट भी इसमें था। साथ ही साथ इसमें सिस्टमैटिक में क्या होता है, इट्स अ सिस्टमैटिक फिनोमिना, इट इज स्टडी द वर्ल्ड over the whole and then the identified the typologies of these partial pattern is done, जिस पे हम whole world की तो बात कर रहे हैं, whole areas की बात कर रहे हैं, बट इसमें हम पार्शियल मतलब कुछ क्षेत्र विशेष को भी डिस्कस कर रहे हैं, या उसका ही अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। बट रीजनल में क्या होता है, द रीजनल अप्रोच which is world is divided into the region and different hierarchical levels, and then all the geographical phenomena its particular region are study। इसमें हम particular region के बारे में अध्ययन करते हैं, but these regions may be natural, जिसमें पॉलिटिकल डिज़ाइंस नहीं होते हैं। नेचुरल का मतलब ये होता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर्स है, बट अगर मैं स्टडी करूंगा रीजनल में तो मैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों को मिला करके कि दोनों का जो नेचुरल एक चीज़ है वो कॉमन है, तो मैं वैसा अध्ययन करूंगा। इस बात को समझो। साथ ही साथ अगर एग्जाम्पल इट वी स्टडी द वाइल्ड लाइफ, वी विल स्टडी वाइल्ड लाइफ इन दी होल वर्ल्ड। अगर मैं इसमें सिस्टमैटिक वाले में अगर अध्ययन करूंगा किसी वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो मैं पूरे वर्ल्ड के वाइल्ड लाइफ के बारे में अध्ययन करूंगा या उसके बारे में पढ़ूंगा। और इस वाले में होता है फॉर एग्जांपल लाइफ इन केरला, अगर मैं लाइफ इन केरला डिस्कस करूंगा तो मैं केरला के सिर्फ लाइफस्टाइल के बारे में नहीं, मैं क्या क्या पढ़ूंगा, वहाँ के पॉपुलेशन के बारे में, वहाँ की एरिया के बारे में, वहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में, एंड दी ऑल डिटेल अबाउट केरला। इसका मतलब किसी एक एरिया के बारे में मैं हर चीज़ पढ़ूंगा, ना कि कोई एक चीज़। मैं सिर्फ पॉपुलेशन नहीं जानूंगा, उसके साथ साथ जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ेंगी वो सब कुछ जानूंगा। लेकिन सिस्टमैटिक बोलता है कि मैं अगर एक चीज़ का अध्ययन करूंगा, लाइक क्लाइमेट का करूंगा, तो मैं पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट का करूंगा। मैं वाइल्ड लाइफ का करूंगा तो पूरे वर्ल्ड के वाइल्ड लाइफ का करूंगा। होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आ रहा होगा कि भाई क्वेश्चन क्या था। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है, और मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि मुझे खुद ये क्वेश्चन बड़ा पसंद आता है। अब देखो, इसको समझने के लिए पहले हमें एक थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप सबको पता है दिस इज सन, ठीक है, बचपन में हम सब ने बनाया होगा, ठीक है। तो आपका जो सन होता है, सन के पास पे 4 हमारे प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, पास होते हैं, और यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, फिर 1 2 3 और 4, फिर दोबारा 4 होते हैं। देखो, इसमें सबसे पहला आपका होता है मरकरी जो कि सन के सबसे पास होता है, जिसको बुध बोलते हैं। दूसरा वीनस होता है, जिसको हम शुक्र बोलते हैं। तीसरा हमारा अर्थ, जिसको पृथ्वी, और लास्ट में जाके मंगल, जिसको मार्स आप कह सकते हो। तो ये चारों कौन से हो गए, ये चारों हो गए आपके लगभग कह सकते हो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जिनको पार्थिव ग्रह भी कह सकते हो, ठीक है, या इनर प्लैनेट्स भी कह सकते हो, इनर प्लैनेट्स, ठीक है। ये चारों हैं आउटर प्लैनेट्स, इनको जोवियन प्लैनेट्स भी कह सकते हो, और इनको बाहरी ग्रह भी कह सकते हो, ठीक है। अब ये कौन से हैं, जिसमें पहला है जुपिटर मतलब बृहस्पति, दूसरा सैटर्न जिसको शनि कह सकते हो, और तीसरा आपका है अरुण, और चौथा है वरुण मतलब आपका नेपच्यून, और यूरेनस है। नेपच्यून आपका पहला है, यूरेनस मतलब पहला कर लो, यूरेनस पहले हो जाएगा, नेपच्यून बाद में हो जाएगा, ठीक है। यूरेनस तीसरा है और नेपच्यून चौथा है। इस प्रकार से हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, जिसमें टेरेस्ट्रियल और आपका जोवियन जो प्लैनेट्स हैं उनका डिवीजन है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब हम रीडिंग कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि द मेन डिफरेंस बिटवीन दी टू आपके समराइज्ड बिलो, जिसमें हम जानेंगे कि पहला जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, वो वेलोसिटी एक प्रकार से जो वेलेंसिटी जो हमारा प्लैनेट्स है, स्टार प्लैनेट्स है, प्लैनेट स्टार जिसको हम सूर्य कह रहे हैं या हमारा सन है, उसके पास है। अब पास है तो क्या होगा, इट इज़ टू वार्म, अब वो काफ़ी गर्म है और कंडेंस्ड है और सॉलिड पार्टिकल से बने हुए हैं। मतलब जो हमारे जोवियन जो ग्रह होते हैं उनके मुकाबले जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो काफ़ी कंडेंस्ड होते हैं और काफ़ी आपके जो पार्टिकल्स है काफ़ी ज़्यादा वहाँ गैसेस नहीं होती हैं। लेकिन जोवियन जो गैस होते हैं दे फॉर्म्ड क्वाइट डिस्टेंस लोकेशन, काफ़ी दूर में होते हैं, और जो आपके टेरेस्ट्रियल जो हैं वो पास होते हैं सूरज के, ठीक है। तीसरी बात हम लोग समझते हैं इसमें कि सोलर विंड जो होती है मोस्ट इंटेंस एंड नियर द सन एंड इट ब्लो ऑफ लॉट्स ऑफ गैस एंड डस्ट फ्रॉम दी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब क्या होता है कि ये सूरज के पास होते हैं, जैसा मैंने बताया 4 ग्रह है, तो वहाँ से जो भी विंड आई, मतलब जो सूरज का आपका सोलर विंड जो कि सूर्य की थी, उसने क्या किया, वहाँ से सारा का सारा जो मतलब गैस था, जो डस्ट था, उसको उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। बट जोवियन ग्रह जो कि दूर थे, क्योंकि बीच में फिर आपके एस्ट्रॉइड्स भी थे, अगर आपने देखा भी, तो वो वहाँ पर गैस आपका सोलर विंड नहीं जा पाई, और जोवियन ग्रह आज भी गैस के ही बने हुए हैं और काफ़ी वहाँ डेंसिटी भी होती है।
तीसरा बात समझते हैं, यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं दे आर स्मॉलर, अब वो छोटे हैं और वहाँ की ग्रेविटी भी कम है, लेकिन जो जोवियन ग्रह है वहाँ आपके बड़े, वो बड़े ग्रह हैं और उनकी ग्रेविटी भी हाई है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। इसके साथ ही फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस फेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, कि कैसे कैसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनका इवोल्यूशन हुआ है, कैसे उनका विकास हुआ है। पहली बात तो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ दी डिस्क, जो कि जहाँ पे प्लैनेट्स आपके लोकलाइज थे, जिसमें लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेबुला, नेबुला एक प्रकार का मतलब बादल होता है जिसमें काफ़ी गैस था, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स एंड लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ कोर। अब इसने क्या किया, एक कोर, कोर का मतलब बीच का एक केंद्र समझ लीजिए, उसका निर्माण करा टू द गैस क्लाउड, गैस क्लाउड जो कि ये क्लाउड था उसके बीच में करा, एंड द ह्यूज रोटेशन, अब ये बीच में अब घूमेगा, ह्यूज रोटेशन मतलब घूमेगा, ह्यूज रोटेशन डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट आपके जो डेवलप हो रहे थे अराउंड द कोर, अब इसके आसपास डस्ट और जो गैस है वो अराउंड उसके पीछे आगे घूमने लग गई। एंड सेकंड में फॉर्मेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ दी प्लैनेट टेस्टिमल्स, जिसमें क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज है ये, और इसमें जो गैस के क्लाउड जैसे हमने बात की थी, दे आर गेटिंग कंडेंस्ड, मतलब और ज़्यादा वो चिपक रहे हैं या पास आ रहे हैं, एंड द मैटर अराउंड द कोर वो डेवलप होने लग गया स्मॉल राउंड्स में, ऑब्जेक्ट्स में, एंड दीज स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कॉलिशन, अब यहाँ पे वो टकराएंगे, ये चीज़ें होंगी, एंड दिस इज कॉल्ड दी प्लैनेट टेस्टिमल्स। ठीक है, थर्ड फेज में क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब हमारा तीसरे फेज में, फाइनल स्टेज में जो प्लैनेट्स हैं, दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेट टेस्टिमल्स आर क्रिएट टू द फॉर्म ऑफ फ्यूअर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स, किस प्रकार से वो एक प्लैनेट का निर्माण कर लेंगे। साथ ही एक्सप्लेन द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, दिस इज डूड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे अर्थ का कैसे, यूनिवर्स का खासकर कैसा एक एक्सपेंड थ्योरी है एंड किसने उसको दिया है। तो पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि इसको दिया है एडविन हब्बल ने, विच इज़ 1920। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जॉर्ज लेमेथियर, कभी सर्च करना बिग बैंग थ्योरी, आप गूगल पे लिखना और लिखना बिग बैंग थ्योरी, वहाँ पे आप नाम देखोगे जॉर्ज लेमेथियर का नाम भी आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग एडविन हब्बल की बात करते हैं, क्योंकि आपकी बुक बोलता है कि इस बंदे ने उसको प्रूव किया, मतलब उसको उसने बोला कि भाई ये आपका अर्थ ऐसा हो रहा है, मतलब बिग बैंग थ्योरी हो रही है, तो इसलिए इसका नाम हमारे बुक में है। अब इसमें एविडेंस इन्होंने दिया कि यस दिस इज एक्सपेंडिंग, हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, वो आज भी बढ़ रहा है। जैसे हम लोग एक काम करते हैं, एक गुब्बारा है मान लो कोई, ठीक है, तो अभी उस गुब्बारे में क्या होगा कि मैं अगर एक छोटा सा छेद कर देता हूँ, ठीक है, छेद कर देता हूँ मैं, ठीक है, अब छेद करने के बाद जब मैं उसे फुलाऊंगा तो आप देखोगे कि उसका जो उसकी दूरी है, मतलब किसी चीज़ की, वो बढ़ती चली जाएगी, उस छेद की जो दूरी है वो बढ़ती चली जाएगी। और इसी प्रकार से हमारा जो मतलब अर्थ है, यूनिवर्स है, वो वैसे एक्सपेंड कर रहा है। या फिर उसको फुलाओ और फिर छोड़ दो तो वो भी एक प्रकार से एक्सपेंड ही कर रहा होगा, क्योंकि वो फूलेगा तो बढ़ता जाएगा। सेम हमारा अर्थ यूनिवर्स मतलब खासकर जो है वो ऐसे ही बढ़ रहा है। हमारी गैलेक्सी देखो, हमारे पूरे वर्ल्ड में ना बहुत सारी गैलेक्सीज है, पहली बात ये समझो, थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज है, मैंने कहा थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज हैं, और उसमें से हमारा एक है मिल्की वे, जिसको हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं, आपको शायद पता हो, ठीक है। तो अब ये जो बात है, इसमें ये कहा गया कि बिग बैंग थ्योरी जो थी, सबसे पहले समझो एक टाइनी बॉल है, मान लो कोई छोटी सी बॉल जैसे मैंने बना दी, इस टाइनी बॉल में ही सब कुछ है, एवरीथिंग, इसमें ही सब कुछ है। इसमें क्या क्या है, इसमें एक वॉल्यूम है, इसमें इन्फिनिटी टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जिसका कोई हम काउंटिंग ही नहीं कर सकते, एंड इनफाइनाइट डेंसिटी है भाई साहब, कोई मतलब इतनी डेंसिटी लेवल है कि आप सोचो ही मत कि इतनी हो सकती है, क्योंकि इनफाइनाइट को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो भाई ये बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और जिस कारण से क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़ को आप दबा दोगे, मान लो किसी की चीज़ में आपके पेट में अगर 4 रोटी की भूख है, आप मैं आपको ठूसे जा रहा हूँ, आपको 20 खिला दी, 40 खिला दी, एक दिन क्या होगा, वो फट जाएगा। सेम ये टाइनी बॉल भी क्या होगा, फटेगा सेकेंड प्रोसेस में। अब वो टाइनी बॉल क्या हो जाएगा, एक्सप्लोडेड हो जाएगा, और जैसे ही वो होगा ह्यूज एक्सपेंशन होगा, यहाँ पे ई भी था, एक्सपेंशन होगा मतलब वो सीधा बढ़ेगा, और उसमें क्या होगा, अब जो हमारा प्रेजेंट डे है वहाँ आज भी ऐसा हो रहा है, एंड देयर वाज अ पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन। रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज़ी से। अगर आपको बोलना है कोई काम मैं बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ, सो आप बोल सकते हो आई एम डूइंग दिस वर्क रैपिडली। रैपिडली का मतलब ही होता है बहुत तेज़ी, इसका मतलब आप सेंस लगा सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ एक्सपेंशन होता है वो 1 सेकंड के अंदर होता है। बिग बैंग का जो एक्सपेंशन है, जो उसको बढ़ावा मिला, वो 1 सेकंड में मिला। अगले 3 मिनट में क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। जो इवेंट था, जो चीज़ें एक्सपेंड कर रही थी, वो स्लो डाउन हो जाएंगी अगले 3 मिनट में। और पहला एटम, याद रखना, फर्स्ट एटम जो बनता है वो 3 मिनट्स में बनता है, और फिर ये बोलता है कि 3 लाख सालों में लगभग
बिग बैंग जो टेम्परेचर था उसके कारण वो 4500 केल्विन लगभग कम हो गया था। तो ये मतलब, एंड दिस इज द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट। तो इस प्रकार से हमारा यूनिवर्स है। ओके, 7 क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स एंड मीन्स इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा जो है इसका आंसर लग रहा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इसमें है डिफरेंशिएट बिटवीन द इनर प्लैनेट्स एंड द आउटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको कहा था कि ये सन है, ठीक है, सन के 4, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये इनर प्लैनेट्स हैं जिनको हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा था, इनको हमने इनर प्लैनेट्स भी कहा, इनको आप पार्थिव ग्रह बोल सकते हो हिंदी में। 4, 1 2 3 4 आपके, फिर से दोबारा, वो 4 में से जो भी आपके हैं ये आपके आउटर हैं। इनर वाले में कौन सा है? मरकरी, मैंने बताया था, मरकरी, वीनस, अर्थ है आपका, मार्स। फिर जोवियन में कौन कौन सा है, मतलब आपका उसमें जुपिटर है, सैटर्न है आपका, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो ये मतलब बाहरी हो गए। ये छोटे होते हैं, मतलब ये वाले, ये बड़े होते हैं। ये गैस नहीं होती, यहाँ गैस होती है, गैस के ग्रह ही हैं। यहाँ पे सन का जो सोलर विंड है वो आ गई है, यहाँ नहीं आई है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रख लेनी है, बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे लिखी भी है, फर्स्ट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, आपका यूरेनस, नेपच्यून एंड आउटर प्लैनेट्स। दे आर फाउंडेड बिटवीन द बेल्ट एंड एस्ट्रॉइड्स एंड द सन। एस्ट्रॉइड्स मतलब देखिए 1 2 3 और 4, ये बीच में एक जगह है वो उसको एस्ट्रॉइड्स हैं, 1 2 3 और 4, फिर से दोबारा ग्रह आ गए, ठीक है, सेम। अब दे आर कॉल्ड जोवियन, दे कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, दे आर स्मॉलर, दे आर लार्जर, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी। सॉलिड रॉक्स होते हैं, यहाँ पे गैस ही गैस है, ठीक है, ये गर्म होते हैं और ये ठंडे होते हैं। मतलब जो आउटर प्लैनेट्स है वो ठंडे, क्योंकि सोलर विंड्स जो है वहाँ नहीं पहुँच पा रही, तो उस गर्मी नहीं मिल पा रही उसे, मतलब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अर्थक्वेक एंड डिस्कस द फोकस एंड दी हाइपोसेंटर जो आपका है, जिससे हम बोल सकते हैं कि फोकस पॉइंट ही आप याद रखो, और एपिक सेंटर होता है। अब इसको समझते हैं। देखो ये दिस इज अ एरिया, दिस इज फोकस, एंड जो सबसे पास इसके होता है, जो सीधा में इसके 90 डिग्री का ऐसे बनाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एपिक सेंटर। याद रखना, सबसे नीचे होता है फोकस, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्गम हिंदी में, और ऊपर आपका होता है अधिकेंद्र, जिसे हम बोलते हैं एपिक सेंटर, जहां वो पहली अब जो आपका भूकंप है वो पहुंचता है। अब इसमें क्या करना है हमने, व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक इज सिंपली वर्ड विच इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। हमारा जो पृथ्वी है, जब वो कंपन महसूस करता है, वो हिलता है एंड वो शेक करता है, दिस इज कॉल्ड अर्थ। आपका जो अर्थक्वेक मतलब होता है, इट इज़ अ नेचुरल इवेंट, ये एक प्राकृतिक घटना है, एंड इट कॉज जो कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। ये एक प्रकार से जो एनर्जी रिलीज होती है अंदर, नीचे से निकल के आती है पृथ्वी के अंदर से, इसके कारण ऐसा होता है, विच जनरेट्स वेव्स, जो कि एक वेव्स निकालती है, सीधी निकालती है, फिर इधर ऐसे ऐसे करके वेव्स आती है, एंड ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस। वो किस प्रकार से ऑल डायरेक्शन में वो ट्रैवल करती है, ठीक है। अब हमने जैसा बोला कि फोकस, व्हाट इज फोकस आपका, या फिर हाइपो सेंटर क्या होता है? द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज अ कॉल्ड द फोकस एंड हाइपो सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। जैसे मैंने कहा, जहां से एनर्जी निकलती है। एपिक सेंटर जो सबसे पास होता है आपके फोकस सेंटर के, खासकर द पॉइंट ऑफ द सरफेस विच इज नियरेस्ट टू द फोकस ऑफ एनर्जी, इट इज कॉल्ड एपिक सेंटर, एंड इट इज अ फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स। जो पहली बार वेव्स को एक्सपीरियंस करता है, सीधे में ही होगा, बिल्कुल सीधा ही होगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। एंड इट इज़ अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस एंड मेजरमेंट्स ऑफ द अर्थक्वेक। ये चीज़ें हैं मेजरमेंट की, लाइक मैग्नीट्यूड अगर मेजर करना है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो रिक्टर स्केल से है। और अगर आपको इंटेंसिटी देखनी, कितना वो मतलब खतरनाक हो सकता है, दिस इज मर्कैली। तो आप 2 चीज़ों के माध्यम से पता लगा सकते हो हाउ इट इज़। उसके साथ ही व्हाट आर द डिफरेंस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स, कि क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ अ माइनिंग। अगर आप देखिए, अगर मुझे कहीं सोर्स अगर पता लगाना है कि डायरेक्ट सोर्स मेरे पास क्या है, व्हाट आर द डायरेक्ट सोर्स, तो भैया मैं माइनिंग करूंगा, मैं खनन करूंगा, और मैं देखूंगा कि हमारे अर्थ के नीचे क्या है, ठीक है। एंड इट इज़ अ प्रोसेस बाय द विच इज़ कमर्शियली वेरिएबल एंड आपका वैल्यूएबल भी है, विच इज़ अ मिनरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है सरफेस से, एंड इंक्लूड अ प्रीसियस स्टोन, रॉक्स एंड सॉलिड फ्यूल्स जो हमारे हैं उनको निकाला जाता है। साथ ही ड्रिलिंग कर सकता हूँ, खुदाई की जा सकती है, विच इज़ एक ही इलाके में सीधा, जिसमें साइंटिफिक क्या करते हैं, वर्ल्ड और आपके जो उन्होंने किया भी, ऐसा प्रोजेक्ट चलाया भी था, जिसमें डीप ओशन एक प्रोजेक्ट था कि समुद्र के नीचे खुदाई भी की गई है, एंड इंटीग्रेट ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट आपका बनाया गया, जिसमें एक कोला क्षेत्र है, कोला, ठीक है, कोला एक क्षेत्र है जो कि आर्कटिक ओशन में, जो कि ऊपर आर्कटिक ओशन है, ठीक है, नॉर्थ पोल में, और वहाँ पे हमने लगभग 12 किलोमीटर तक ड्रिलिंग की है, डेप्थ में गए हैं, उसके नीचे हम लोग गए ही नहीं कहीं भी।
साथ ही वोल्केनो आपके एरप्शंस, जो कि एक डायरेक्ट सोर्स है। जो वोल्केनो होते हैं सबको पता है कि जो आपका ज्वालामुखी होती है उससे निकलने वाली जो चीज़ें हैं, वोल्केनो जिसे वोल्केनो ज्वालामुखी है, तो उससे जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, उससे हम जान सकते हैं, क्योंकि वो धरती के नीचे से, हमारे अर्थ के नीचे से ही निकल रहा है, तो हमें पता चलता है भाई इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, दीज आर द नोन सोर्सेज, ठीक है, जिनसे हम जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या है और कैसे कैसे हम जान सकते हैं कि इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या क्या आता है। एक होता है मेट्योर्स, जिसमें दो मटेरियल्स हैं एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन दी मेट्योर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। ये जो मतलब उल्का पिंड कह सकते हो या फॉलिंग स्टार्स कह सकते हो, क्या बोल सकते हो, एक प्रकार से फॉलिंग, ठीक है, फॉलिंग स्टार्स बोल सकते हो आप, ठीक है, फॉलिंग स्टार्स, जो कि स्टार्स जब टूटते हैं ना, तो वो बिल्कुल हमारा जो मटेरियल्स चीज़ें उसमें है हमारे अर्थ के सिमिलर ही होता है, तो उससे भी हम जान सकते हैं दिस इज इनडायरेक्ट सोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इट इज़ नॉट द सेम डिफरेंस द लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस एंड इट इज़ अ ग्रेटर नियर द पोल एंड लेस द इक्वेटर। अब जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका ग्रेटर कहाँ होता है, ज़्यादा कहाँ होता है, पोल्स में, मतलब नॉर्थ और साउथ में, और लेस कहाँ होता है, इक्वेटर में, मतलब 0 डिग्री जिसे बोलते हैं ना, 0 डिग्री, विश्ववृत्त भी आपने सुना होगा, वो इक्वेटर होता है जहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल कम होता है। तो ऐसे भी हम जान सकते हैं कि अर्थ में कैसा क्या है। उसके बाद मैग्नेटिक सर्वेस, आपके सर्वे, मतलब मैग्नेटिक सर्वेज also provide information about the distribution of magnetic materials in the crustal portion। जो हमारा crustal portion है, जो ऊपरी भाग होता है जिसको crustal portion बोलते हैं, उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। provide information about the distribution of materials in this part, तो जो भी उसमें materials हैं किस चीज़ के हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं। and earthquake also, इट इज़ अ सिंपल शेकिंग ऑफ अर्थ, किस प्रकार से हमारा जो अर्थ है वो शेक करता है, कंपन करता है या हिलता है। एंड अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं, वी गेट बेटर अबाउट इनसाइड, क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है अर्थ के इंटीरियर में, तो वो पता हमें चल सकता है। साथ ही साथ दिस वन इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन कह सकते हैं आप, और आप भी सकते हैं, पेपर में कई बार आया भी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी कौन सी हो, देखो नाम से समझ में आ रहा है, पहली प्राथमिक, और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। सो P इज अ प्राइमरी, S इट्स अ सेकेंडरी। तो ये सबसे पहले पहुंचती है हमारे अर्थ में और फास्टर होती है, काफ़ी तेज होती है। ये हमारे सर्फ फेज में बाद में आती है, सम टाइम बाद। ये शैडो जोन जो आपका होता है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है एस के मुकाबले। और दिस इज अ एस वेव्स इज अ मच लार्ज देन द P। ये काफ़ी बड़ा इसका शैडो जोन होता है। ये थ्रू ट्रैवल करती है लिक्विड, सॉलिड एंड दी गैसेस, तीनों जो फॉर्म है उससे ये ट्रैवल करती है, काफ़ी तेज होती है, पहली बात समझो। और इससे नुकसान कम होता है, इससे ज़्यादा होता है। तो एस से ज़्यादा नुकसान होता है, पी से कम होता है। और ये केवल सॉलिड से गुजरती है, एस वाली। ये अंतर आप समझ लो तो आपका बिल्कुल याद रहेगा कि भाई किसका कौन सा है। ये क्वेश्चन कई दफ़ा आया हुआ है। एक्सप्लेन डिफरेंस टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। आपको अर्थक्वेक के डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने। तो देखो, पहला होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जिसमें मोस्ट ऑफ द कॉमन चीज़ यही है कि टेक्टोनिक जो अर्थक्वेक्स हैं, दीज आर कॉल्ड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग द फॉल्ट प्लेन। अब इसमें क्या होता है, जो आपके रॉक्स हैं जब वो स्लाइड कर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं, तो उसके कारण हमारा जो अर्थ है वो शेक करता है, उसको हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। एक होता है वोल्केनो। वोल्केनो का मतलब है जो हमारा ज्वालामुखी है, जब उसमें एक प्रकार से कुछ विस्फोट होता है, कोई चीज़ घटना घटती है, तो उसको हम वोल्केनो अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। दीज आर कन्फाइंड द एरिया टू एक्टिव वोल्केनोज। ये खासकर उन एरियाज़ में आता है या वहाँ महसूस होता है जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है, आपके ज्वालामुखी मतलब सक्रिय हैं हिंदी में अगर कहें। उसके साथ ही कोलैप्स, आपके जो अर्थक्वेक्स हैं जिसमें विस्फोट आपका लगभग होता है, या कोलैप्स मतलब खासकर कह सकते हो कि जो माइनिंग है, अगर कोई माइन इलाका है वहाँ पे कोई कोलैप्स हो जाता है या कोई चट्टान आपस में टूट जाती है, तो इस कारण से कोलैप्स आपके अर्थक्वेक भी हो जाते हैं। एक होता है एक्सप्लोशन आपके अर्थक्वेक। एक्सप्लोशन में क्या होता है कि अगर कोई बम है या उसका आप कुछ मतलब सर्च कर रहे हो या उसको मतलब टेस्ट कर रहे हो, जैसे आपका नॉर्थ कोरिया है, उसने हाइड्रोजन बम जो परीक्षण किया था, मतलब उसको टेस्ट किया था, तो आसपास की पूरी जो धरती है, पूरी ज़मीन है, वो हिल से गई थी। तो वो एक्सप्लोशन में आता है, जहाँ भी मतलब खासकर माइनिंग एरियाज़ में भी अगर बम का इस्तेमाल किया ही जाता है ऑब्वियसली, तो वो एक्सप्लोशन आपके अर्थक्वेक्स में आता है। रिजर्वियर इंट्रोड्यूस अर्थक्वेक, जिसमें क्या होता है कि आपका एरिया, एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में क्या होता है वो रिफर करता है, और अर्थक्वेक आपका लगभग उस इलाके में आपका इंट्रोड्यूस होता है या आता है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। खास करके ये किस कारण आता है, माइंस के कारण आता है। जब माइनिंग प्रोसेस आपका हो रहा होता है तो इस कारण से ये प्रोसेस आपका जो अर्थक्वेक है वो वहाँ उस एरिया में आता है। साथ ही साथ
डिस्क्राइब द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ विद द डायग्राम। हमारे जो अर्थ है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डायग्राम के साथ बताना है। तो मैं आपको पहले बता दूं, ऊपर का इलाका क्रस्ट होता है, फिर बीच का मेंटल होता है और लास्ट का कोर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रोड, इसको मेंटल ही बोलते हैं और इसको आपका भूपर्वटी बोलते हैं। शायद आपको पता हो कि पहला जो इलाका है जिसको क्रस्ट कह रहे हैं, सेकंड मेंटल कह रहे हैं, थर्ड को कोर कह रहे हैं जिसको हम क्रोड बोलते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। जो पहला है क्रस्ट, इट इज़ अ आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ एंड थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द आपका ओशैनिक एंड द कॉन्टिनेंटल एरियाज में थोड़ा अलग अलग होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो ओशैनिक क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर तक आपकी या 5 किलोमीटर जो आपकी है उसके अराउंड थिकनेस है, और इसमें कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपों में 30 किलोमीटर के अराउंड इसमें थिकनेस है, मतलब मोटाई होती है। एंड इट इज़ वेरी लो डेंसिटी एंड मेजरली मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। क्वेश्चन आ सकता है कि आपका क्रस्ट वो कैसे बना हुआ है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ठीक है, इस बात को याद रखना। सेकेंड है मेटेलिक या मेंटल कह सकते हो। द पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इट्स कॉल्ड मेंटल, जिसके आपके भूपर्वटी के बाद होता है उसको मेंटल बोलते हैं। द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम दी माहो एंड डिसकॉन्टिन्यूटी टू डेप्थ ऑफ 29 आपके जो 100 है किलोमीटर तक लगभग जाता है। एंड द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इट्स कॉल्ड एथनोस्फेयर। जो आपका इसका अपर पार्ट होता है वो एथनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिथोस्फेयर। तो क्रस्ट और द आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है मेंटल का उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है। इसके साथ ही व्हाट इज कोर। देखो यार, कोर जो होता है वो सबसे इनर आपका मोस्ट लेयर है, सबसे निचला आपका पार्ट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड कोर। एंड इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक आउटर कोर होता है और एक इनर कोर होता है, ठीक है। आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है और इनर कोर जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, इस बात को याद रखना। कोर इज अ मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल्स, काफ़ी भारी सामान से बने होते हैं, एंड मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द निकल एंड आयरन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लौह और निकल किस पार्ट में होता है, तो वो कोर में होते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखना। दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड काफ़ी रिपीट भी होता है। तो एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है कैसे कैसे, मतलब जो हमारा जो कॉन्टिनेंटल है वो ड्रिफ्ट अलग हुए हैं या विभाजित हुए हैं। इसको लेकर अल्फ्रेड वैगनर जो कि जर्मन आपका मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को रखा है और कहा भी है, यस हुआ है ऐसा। 1912 में इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द वैगनर ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास एंड मेगा ओशन अराउंडेड द सेम। कहने का मतलब इनका ये है कि सारा जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक ही चीज़ से, एक ही कॉन्टिनेंट से अलग हुए हैं, बने हैं, और मेगा ओशन आपका सराउंडेड बाय द सेम, वो सारे समान ही हैं। अब इसमें इन्होंने दो डिवीज़न कर दिए थे, ये बहुत याद रखना। वन इज़ कॉल्ड पैंजिया, जहाँ सारी भूमि जो है, सारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो आपके पैंजिया हैं। सारे ओशन जो हैं वो पैंथलासा है। सारे ओशन कितने हैं, क्या कहलाते हैं, पैंथलासा। अराउंड 200 साल पहले लगभग आपका कॉन्टिनेंट्स जिसको पैंजिया आपके जो था वो बिगिन शुरू हो गया था, अलग होना शुरू हो गया था। एंड पैंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू 2 कॉन्टिनेंटल मासेस, जिसमें एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना लैंड। सबसे पहले आपको बताना है कि ये दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें एक लॉरेशिया होता है और एक गोंडवाना लैंड होता है। लॉरेशिया मतलब नॉर्दर्न पार्ट, जो कि आज आप वेस्टर्न यूरोप कह सकते हो, अमेरिका कह सकते हो, और साउदर्न पार्ट जो कि लगभग हमारा जो भारत का इलाका है या श्रीलंका आपका लगभग ऑस्ट्रेलिया का इलाका है, साउदर्न पार्ट आप कह सकते हो। तो इस प्रकार में दो भागों में ये डिवाइड हो गया था, जिसमें एक लॉरेशिया गोंडवाना लैंड भी इसमें पैंजिया का पार्ट है। किसका पार्ट है, पैंजिया का, ठीक है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भाई काफ़ी दफ़ा रिपीट होता है और बच्चा कहता है कि भाई मुझे पता ही नहीं था, बट मैं आपको तो बता रहा हूँ ना, आपको पता है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। What are the evidences can be given in the favor of the continental drift theory? कौन से एविडेंस हमारे पास हैं कि जो कॉन्टिनेंटल हमारे महाद्वीप हैं वो अलग हुए हैं, क्या हमारे पास प्रूफ है। देखो सबसे पहला प्रूफ हमारे सामने यही होता है, मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो कॉन्टिनेंट है वो मैच कर रहे हैं, दे जिग सॉ फिट। अब वो कैसे हो रहा है, देखो अगर आपने कभी लोकेशन देखी हो, लगभग ऐसा है, मतलब हमारा साउथ अमेरिका कुछ ऐसा, ठीक है, और जो हमारा अफ्रीका है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें वो इतनी जगह यहाँ पे दे रहा होता है जिसमें ये इसका जो चोच है वो यहाँ फिट हो जाएगी। बिल्कुल आप कभी देखना, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका यहाँ पे एक जगह खाली होता है, और अगर उसको फिट करना चाहो बिल्कुल सेम लगता है। तो उस कारण से मैं कह सकता हूँ, या हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात को कहते हैं कि भाई यूनिक एक प्रकार से रिमार्केबल यूनिक मैच करता है भाई, ये बिल्कुल मैच करता है कि ऐसा है। दूसरा,
रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन। भाई साहब सारे जो ओशंस हैं आपके महासागर है, वहाँ के जो रॉक हैं वो सिमिलर कैसे हैं, सेम एज के कैसे हैं। तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई बिल्कुल ये सारे एक साथ हुआ करते थे। एग्जाम्पल भी दिया है कि जो ब्राज़ीलियन कोस्ट आपका है और वेस्टर्न अफ्रीका, जैसे मैंने कहा मैचिंग के लिए, वो सिमिलर रॉक्स वहाँ पे बेल्ट हैं वो कैसे हैं, तो भाई साथ ही रहे होंगे। तीसरा है टिलाइट आपका। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक्स मेड फ्रॉम द ग्लेशियर डिपॉजिट्स। अब ये आपके एक प्रकार के रॉक हैं जो ग्लेशियर के डिपॉजिट से बने होते हैं, खास करके गोंडवाना सिस्टम ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम द इंडिया रिकॉग्नाइज एज हैविंग इट्स काउंटर अपार्ट्स ऑफ 6 लैंड मासेस इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो ये आपके काफ़ी सारे इलाके में बटे हुए हैं, बट ऐसा कैसे कि एक जगह की चीज़ दूसरे जगह पे या 6 जगह पे कैसे बटी हुई है। सो कुछ तो इसमें मतलब सिमिलरिटीज़ होंगी। प्लेसर डिपॉजिट्स, अब ये क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट द प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड along the Ghana coast and complete lack of its resource rock in the area of the phenomenal facts। अब इसमें क्या होता है कि हमारा खास का जो प्लेसर निक्षेप है, जिसमें आप देखोगे कि साउथ अफ्रीका, जैसे मैंने बताया था आपका अफ्रीका मतलब महाद्वीप, और आपका जो साउथ अमेरिका जिसमें ब्राज़ील एक देश है यहाँ पे, ठीक है, और घाना यहाँ पर है। दोनों में अगर आप देखोगे तो ब्राज़ील में सोने की कोई चीज़ें है ही नहीं, बट घाना में है। तो वो चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि ब्राज़ील में कैसे पाई जा रही जबकि वहाँ कोई सोर्स ही नहीं है। तो इसका मतलब घाना और ब्राज़ील पहले एक हुआ करते थे। इस बात को इसने प्रूफ किया है कि भाई ऐसा है। लास्ट में बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स। अब जो हमारे जो मतलब जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो दिस इज इंडिया, ठीक है, अब इंडिया में कोई ऐसा मतलब जीव जंतु है, कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे होती ही नहीं है, मतलब यहाँ पर होती ही नहीं, समझो वो होती है अमेरिका में, मान लो एग्जाम्पल ले लो, चलो तो वो अमेरिका में अगर होती है और यहाँ नहीं, इंडिया में होती ही नहीं है, तो यहाँ है कैसे। मतलब अमेरिका में आज भी होती है बट कोई चीज़ इंडिया में नहीं होती है, बट वो इंडिया में है। तो वो कैसे है, क्योंकि साथ रहे होंगे तो एक समय आ गई होगी वो चीज़, साथ में उसके साथ ही रह गई होगी इस कारण से, और यहाँ प्रोडक्शन नहीं भी होता तब भी है। इस बात को समझिए, ऐसा मतलब इस बात को बताने के लिए प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि अकॉर्डिंग टू वैगनर व्हाट द कॉजेज ऑफ ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट्स। वैगनर ने कौन से 2 कॉज कहे हैं जिसके कारण हमारा जो कॉन्टिनेंट है, हमारे महाद्वीप है, वो अलग हो गए। एक होता है पोलर फीलिंग जो फोर्स है, और एक टाइडल फोर्स है। एक घूमना होता है, पृथ्वी का घूमना होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है। एक टाइडल होता है ज्वाला, जो हमारा ज्वारीय मतलब जो ज्वारी फोर्स होता है उसके कारण, मतलब ऐसा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है अकॉर्डिंग टू आपका टेक्टोनिक प्लेट्स एंड थ्योरी इन हाउ मैनी प्लेट्स हैज़ अर्थ बीन डिवाइडेड। यहाँ पे हमारे जो अर्थ हैं, पहली बात तो कितने प्लेट्स हैं, देयर आर 7 मेजर प्लेट्स हैं, ओके, एंड इनको डिवाइड हमने छोटे छोटे प्लेट्स में भी किया है। लाइक बड़ी प्लेट्स पहले कौन सी हैं, द फर्स्ट इट्स आर्कटिक आपका एंड सराउंडेड बाय दी ओशियानिक प्लेट, जो कि आर्कटिका जो हमारी अंटार्कटिका होती है, अंटार्कटिका सबसे नीचे है, ठीक है, अंटार्कटिका सबसे नीचे है आप देखेंगे। उसके बाद है अमेरिकन प्लेट इधर होती है, ठीक है, अमेरिकन प्लेट ऐसे करके वर्ल्ड के मैप में जाना। उसके बाद साउथ अमेरिका उसके जस्ट नीचे होगा। पैसिफिक आपकी प्लेट जो कि होगी ये वाली, क्योंकि पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। इंडियन ऑस्ट्रेलियन, इंडिया यहाँ पे आ जाएगा एंड ऑस्ट्रेलिया इधर की तरफ चला जाएगा, इसके थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये नीचे का सबसे, फिर ऑस्ट्रेलिया इसके ऊपर। साथ ही साथ कौन सा बोला इसने, अफ्रीका एंड ईस्ट आपकी अटलांटिक, तो अफ्रीका ये वाला अफ्रीका का हो जाएगा इंडिया के बगल में, ठीक है। उसके साथ ही लास्ट में दे वर टॉकिंग अबाउट दी यूरेशिया ऊपर है, यूरोप एशिया अलग है। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यूरोप एशिया मतलब यूरेशिया एंड साथ साथ ये अफ्रीका, फिर इंडिया एंड देन आपके ऑस्ट्रेलिया वाला भी आपका आता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक साथ ही एक्चुअली। तो ये इलाके लगभग आपके आते हैं जो कि बड़े बड़े आपके प्लेट्स हैं। इसके साथ ही कुछ छोटे प्लेट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 कहूँगा मैं, इसमें 3 प्लेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोकोस, नस्का एंड अरेबियन एंड कैरोलिन भी आती है। अब कौन कौन सी कहाँ है इस बात को समझते हैं। जो आपने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखा है ना, उसके बीच में साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो जगह है दिस इज कॉल्ड कोकोस। कौन सी है, कोकोस। नचका साउथ अमेरिका के इधर बगल में पूरी नचका प्लेट है, ठीक है। फिर अरेबियन जो कि अरब सागर आपने देखा होगा, ठीक है, भारत का अरब सागर, उसके आगे जाके पाकिस्तान, फिर ईरान और यहाँ पे सऊदी अरेबिया आपने देखा होगा, आगे चल के सऊदी अरेबिया के नाम से समझ लो, अरेबियन, सऊदी अरब और अरेबियन प्लेट, ठीक है। फिलीपींस जो प्लेट आपकी होती है ये पैसिफिक ओशन में है, खासकर ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हमारे, जिसमें म्यांमार उसके बाद आता है, फिर थाईलैंड आता है, उसके आगे जाके आपको फिलीपींस वहाँ मिल जाएगी प्लेट। उसके बाद है कैरोलिन जो है ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऐसे ये है, दिस इज कॉल्ड कैरोलिन प्लेट। उसके साथ ही यहाँ पे है फ्यूजी प्लेट जो होती है वो
आपका नॉर्थ ईस्ट जो आपका ऑस्ट्रेलिया उसके ऊपर ही, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो आपका ऑस्ट्रेलिया उसके ऊपर ये भी पाई जाती हैं। तो ये मतलब कुछ मेजर आपकी प्लेट्स हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एलुसिएटेड एलुसिडेट एलुसिडेट द डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड इन डेजर्ट। तो कौन कौन से जो आपके सैंड ड्यून्स हैं जो अलग अलग डेजर्ट में, मतलब डेजर्ट में बनते हैं। लाइक एक तो पैराबॉलिक ड्यून्स हैं, ठीक है। पहली बात तो बरखान हम लोग बात करते हैं, सौरा पहले बरखान होते हैं और बरखान एग्जाम में आता भी है। प्लीज़ इनका मैप जरूर देखना आप लोग, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इस टॉपिक को जरूर थोड़ा सा ना, मतलब इनकी स्ट्रक्चर देख लेना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाता है एंड देवर आस्किंग कि कौन सा स्ट्रक्चर है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है। तो याद होना चाहिए आपको ये बरखान का है। किसका है? बरखान का। अब बरखान कैसा होता है? इट्स crescent shape and dunes are called barkhans with the point wings and directed अवे फ्रॉम दी विंड डायरेक्शन। ये विंड डायरेक्शन से बिल्कुल दूर होते हैं, थोड़ा सा अलग होते हैं। उसके साथ ही पैराबॉलिक आपके ड्यून्स जिसमें कवर्ड विद द जोम वैन दी सैंडी सरफेस आर दी pensionary vegetation and parabolic dunes are the reversed बरखान with the wind direction being the same। अब इसी आपके प्रकार से जो बरखान है with the wind direction being the same जब होता है तब ये बनते हैं। एक होता है सेफ, जो कि एग्जाम में इन तीनों का ही स्ट्रक्चर पूछा गया था और चित्र एक्चुअली पिक्चर दे दी गई थी, पूछा गया था कौन सा क्या है। ये प्लीज़ देख लेना एक बार। सेफ जो होते हैं वो सिमिलर टू द बर्च एंड विद द स्मॉल डिफरेंस सेफ हैज़ ओनली वन विंग और पॉइंट। इसके पास केवल एक विंग होती है, मतलब ऐसा कुछ दिखता है और ये आपका पॉइंट आउट, मतलब सब मतलब जो सेफ होता है वो सेफ सिमिलर टू द बर्च एंड विद द स्मॉल डिफरेंस सेफ हैज़ ओनली वन विंग और पॉइंट होता है इसके पास, ठीक है। उसके बाद आपका पूछा जाता है लॉन्गिट्यूडनल आपके ड्यून्स कैसे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल जो ड्यून्स आपके होते हैं फ्रॉम वैन एंड विंड डायरेक्शन इट्स अ कांस्टेंट लॉन्ग रिज्ड, ठीक है, कंसिडरेबल होते हैं लेंथ एंड बस सप्लाई ऑफ द सैंड इज दे अपीयर आपका एक हाई में होते हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद है ट्रांसवर्स ड्यून्स। अब ये जो होते हैं हमारे वो होते हैं परपेंडिकुलर विंड एक प्रकार से होते हैं जब चलते हैं, तो खासकर ये ड्यून्स आपके उस डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली अगर हम बात करते हैं तो फिर ये सोर्स उसका जो वर्ड का जो विंड का सोर्स होता है उसके कारण ये बन जाते हैं। और ये राइट एंगल टू द विंड डायरेक्शन में होते हैं। कैसे होते हैं? इनका फीचर कैसा होता है? राइट एंगल टू द विंड होता है। राइट एंगल में मतलब इनका स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारा है एलुसिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड इन द डेजर्ट। कौन कौन से बनते हैं? अब इसमें ड्राई हॉट डेजर्ट होते हैं, ठीक है। गुड प्लेसेस एंड सैंड ड्यून्स, ऑब्स्टिकल्स टू द इनिशिएट ड्यून्स, फॉर्मेशन ऑफ सम वेराइटी एंड द सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड इन डेजर्ट कैसे कैसे बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट बरखान। बरखान होता है जो क्रीसेंट्स शेप में होता है और ड्यून्स आर कॉल्ड बरखान विद द पॉइंट विंग्स एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। तो विंड डायरेक्शन से अवे होता है, दूर होता है। साथ ही पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं जो कवर्ड विद द जोम व्हेन द सैंडी सरफेस आर द पार्शियली वेजिटेशन। उसके साथ ही पैराबोलिक जो ड्यून्स होते हैं वो रिवर्स होते हैं बरखान विद द विंड डायरेक्शन, जो कि बीइंग सेम होती है उसी में बनते हैं। जो सेफ होते हैं वो सिमिलर टू बर्च एंड विद द स्मॉल डिफरेंस सेफ हैज़ ओनली वन विंग और पॉइंट। इनके पास केवल एक विंग और एक पॉइंट होता है। अब ये तीनों के आप ना प्लीज़ मेरी बात को मानोगे, पिक्चर जरूर देख लेना है बुक में जाके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पिक्चर दे दी जाती है और पूछा जाता है कौन सा क्या है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो ड्यून्स होते हैं जिसमें ड्रॉ ड्यून्स फ्रॉम दी वैन द विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट लॉन्ग रिज ऑफ द कंसिडरेबल लेंथ। जब लगातार एक कांस्टेंट वे में जो डायरेक्शन में आपकी विंड चल रही होती है उसमें लेंथ और खास करके जो सप्लाई होती है आपके मतलब विंड्स की, उसके कारण ऐसे आपके बहुत लॉर्ड हाई काफ़ी हाई हाइट में लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बन जाया करते हैं। लास्ट में है ट्रांसवर्स ड्यून्स जो कि लगभग आपके आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू द विंड, ठीक है। और साथ ही साथ दीज ड्यून्स आर डायरेक्शन इज द कांस्टेंट एंड दी फॉन्ड व्हेन द जो आपके सोर्स होते हैं आपका खास करके, और सैंड इज द फीचर ऑफ राइट एंगल जब बना देता है विंड का डायरेक्शन का, तो अब इस प्रकार के हमारे सैंड ड्यून्स बनते हैं। दिस इज वन ऑफ द ये अंडररेटेड क्वेश्चन है बट काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है कि अंडरग्राउंड वाटर फॉर्म्स मैनी लैंड फॉर्म्स एंड थ्रू द केमिकल प्रोसेस एज द इरोजनल एजेंट जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, डिस्क्राइब द डिफरेंस इरोजनल लैंड फॉर्म्स फाउंड इन द क्रास्ट इरीजन। अब कौन कौन से हमारे
जो समुद्र के नीचे चीज़ें बनती हैं, लाइक इट्स अ सिंक होल इज अ फर्नल एंड द शेप depression with the circular at the top and they have average depth of the 3 and 9 meters, ठीक है, लगभग 3 से आपके 9 मीटर होते हैं. swallow holes they lie and underneath, नीचे बिल्कुल ही, and sink hole at some point and they form the surface of the limestone and through the solution. साथ ही साथ एक लैपीज होते हैं. लैपीज क्या होते हैं एंड इसका भी प्लीज़ इसके पिक्चर्स देख लेना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड द लाइमस्टोन इज ईटन बाय द पिट्स एंड द ट्रेंचेस, जिसमें लीविंग एक्सट्रीमली इरेगुलर आपके विद द मेज एंड द पॉइंट्स ऑफ ग्रूव्स एंड रिज्ड एंड द लैपेज. दीज लैपेज फ्रॉम द फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंशियल सॉल्यूशन एक्टिविटी अलॉन्ग द पैरेलल एंड सब पैरेलल जॉइंट्स के कारण लैपेज का निर्माण होता है, बनते हैं. एक होता है डोलिन, जिसमें when the sink hole is enlarged due to the solution of the rock by the underneath water, पानी के अंदर नीचे रहने के कारण, and it is become डोलिन आपके बन जाया करता है. उलवलास जो आपके होते हैं, उवलास जो होते हैं, the walls of the adjacent and the dolins collapse, जब वो टूटते हैं ड्यू टू आपका सॉल्यूशन कारण, तो अंडर वाटर एक प्रकार से कन्वर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ऑन नैरो बिगर होल्स बनते हैं. देवर नॉन्स उवाला कह सकते हो, ठीक है, एंड दे आर बिगर इन द साइज दैन डोलिन्स, ये डोलिन से साइज में बड़े होते हैं. अब ये क्वेश्चन आपका जो आता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है उसको डिस्क्राइब करो. तो भाई साहब पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसको 5 भागों में इन द 5 सेक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं. एक ट्रोपोस्फेयर होता है जो सबसे शोभ मंडल कह लो आप हिंदी में, ये सबसे निचला होता है. एक स्ट्रेटोस्फेयर होता है जिसको हम समताप मंडल कहते हैं, सेकंड होता है ये, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. थर्ड हमारा होता है मेसोस्फेयर जिसको मध्य मंडल कहते हैं. फोर्थ हमारा होता है जिसको आयरन मंडल भी कह सकते हो, आयन मंडल भी आप कह सकते हो, और आयन स्फेयर भी कह सकते हो इंग्लिश में. एक और है थर्मोस्फेयर भी इसको हम कहते हैं, ठीक है. साथ ही आपका पांचवा होता है बाह्य मंडल जिसको हम एक्सोस्फेयर कहते हैं. और सबसे लास्ट में लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में. जो हमारा लाइफ है ना, लाइफ वो ट्रोपोस्फेयर में, जो हमारे खासकर एरोप्लेन्स या चीज़ें आपकी होती हैं, और ओजोन लेयर, खासकर ओजोन लेयर वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में होता है. जो उल्कापिंड एस्ट्रॉइड्स टूटते हैं ना वो मेसोस्फेयर में. जो हमारा रेडियो है तो उसके वेव्स, रेडियो के वेव्स हमारे अर्थ से कहाँ पे जाके टकरा के आ जाते हैं, वो थर्मोस्फेयर कह लो चौथा, या फिर आइनोस्फेयर भी कह सकते हो, वहाँ से वापस आ सकते हैं. और एक्सोस्फेयर के बारे में ना तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है और ना ही साइंटिस्ट नॉलेज है इसके बारे में, क्योंकि ये अंतरिक्ष में आपके स्पेस में लगभग ये होता है, तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज अभी है नहीं, ठीक है. अब इसमें हमारे जो, जैसे मैंने बताया, troposphere and it is a lower most layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometers. It is a height 8 kilometer near the poles and about 18 kilometer at the equator. Average height इसकी होती है 13 किलोमीटर. जो हमारे पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, वहाँ पे 8 है. और इक्वेटर मतलब जो 0 डिग्री होता है उसके पास यहाँ पर लगभग 18 किलोमीटर रहता है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है. ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर. जो भी हमारे वेदर में, हमारे क्लाइमेट में चेंज होता है वो इसी लेयर में होता है. एंड दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द मैनकाइंड, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस बात एक क्वेश्चन भी बनता है कि वाई द ट्रोपोस्फेयर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन मैनकाइंड. तो आप याद कर सकते हो कि भाई क्लाइमेट से संबंधित जो भी चेंजेस होते हैं टेक प्लेस इन दिस आपका लेयर में ही होता है. तो मैं अलग से क्वेश्चन नहीं बना सकता, इसी बना भी रखा शायद मैंने, बट यहीं आप समझ लो कि भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्लाइमेट संबंधित जो चेंजेस हैं वो हमारे इसी लेयर में आपके होते हैं. साथ ही साथ एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर जो कि इट इज़ एक्सटेंड अप टू हाइट विच इज़ 50 किलोमीटर तक आपके रहते हैं ये. एंड टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, मतलब टेम्परेचर यहाँ समान रहता है. लोअर जो आपका पोर्शन होता है वो हाइट 20 किलोमीटर का रहता है. बाद में कॉन्स्टेंटली इसमें हाइट में इंक्रीज जब हम कहते हैं तो इट इज़ नॉट आपका स्ट्रेटोस्फेयर, और टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है फिर ऊपर जाने के साथ साथ. और हाइट जो थी 50 किलोमीटर आपको जैसे बताया. एंड लेयर कंटेन्स ओजोन गैस, जैसा मैंने कहा कि ओजोन लेयर होता है. और ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि यूवी रेज जो होती हैं, यूवी रेज आप सबने पढ़ रखा होगा, 9th-10th में भी पढ़ा होगा. यूवी रेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, जो हमारे बॉडी में स्किन कैंसर ला भी सकती हैं. इसको ओजोन लेयर जो थी गैस का ही होता है, इसको रोक लेता है. एक होता है मेसोस्फेयर, इट लाई बिटवीन दी 50 एंड 80 किलोमीटर्स आपके लगभग होता है. टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद दी इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड. जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड एरियाज मतलब वहाँ पे रहता है तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज करना और फिर इंक्रीज करना स्टार्ट आपका डिक्रीज करता है, फिर बाद में एल्टीट्यूड के साथ मतलब इंक्रीज करना शुरू कर देता है.
आइनोस्फेयर, जिसको हमने थर्मोस्फेयर भी पढ़ा है, तो आइनोस्फेयर जो होता है वो लगभग आपका 80 से आपका 400 किलोमीटर तक रहता है एंड इट कंटेंस इलेक्ट्रिकली एंड चार्ज पार्टिकल विच इज़ नॉन एज द आयन एंड रेडियो वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसमिट जो हमारे अर्थ से यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, नीचे वापस आती हैं। एक्सोस्फेयर विच इज़ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर एंड आइनोस्फेयर के ऊपर होती है। वेर एवर द कॉन्स्टेंट आर देयर एंड देर आर एक्सट्रीमली रेयर फील्ड इन दिस लेयर मर्जेस विद द आउटर स्पेस, क्योंकि आउटर स्पेस के साथ ही मर्ज किया जाता है, तो हमारे पास ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में नहीं है। Now we talk about why troposphere is a considerable and the important layer of the atmosphere and troposphere, जैसा हमने अभी बात की थी, क्योंकि जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी वाटर है, वेपर्स हैं, वो इसी में, क्लाइमेट और वेदर से जो भी चेंजेस होते हैं इसी लेयर में होते हैं एंड टेम्परेचर डिक्रीज जो होता है वो एल्टीट्यूड के साथ होता है, सो मेक्स अ बैलेंस ऑन दी अर्थ, तो हमारे अर्थ में बैलेंस बना के रखता है, दैट्स वाई द ट्रोपोस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Why is the atmosphere mainly heated by the terrestrial radiation? Terrestrial radiation से हमारा एटमोसफेयर क्यों गर्म होता है? Let me tell you. And this is sun, ठीक है, ये सन है हमारा। अब सन से स्मॉल 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 जो हमारे जो मतलब रेज हैं वो नीचे आ रही हैं, ठीक है, हमारा अर्थ है ये, मान लो नीचे आ रही हैं, हमारे अर्थ को उसने गर्म कर दिया, हमारी मतलब अर्थ को गर्म कर दिया। अब अर्थ हमारा गर्म हो गया लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर गर्म नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा, हमारा अर्थ जब गर्म हो जाएगा तो एक वेव छोड़ेगा बड़ी बड़ी, ठीक है, बड़ी बड़ी अब छोड़ेगा, हमारा अर्थ छोड़ेगा मतलब, और वो हमारे एटमॉस्फेयर को फिर जाके सीधा गर्म कर देगा। सेम इन द आइसोलेशन रिसीव बाय द अर्थ इन द शॉर्ट वेव्स फॉर्म हीटेड अप सरफेस, जैसे मैंने कहा कि सूरज से छोटी छोटी वेव्स आती है और वो हमारे सरफेस को, हमारे अर्थ को गर्म करती हैं। एंड द एनर्जी हीटेड अप, जब वो गर्म हो जाती हैं तो एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो इट प्रोड्यूस, आपको प्रोसेस है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। एंड फिर क्या करता है, लॉन्ग वेव्स रेडिएशन इज ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस पर्टिकुलरली बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयरफॉर, जैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि अर्थ से उसने बड़ी बड़ी वेव्स रिसीव करी हैं, और कौन सी गैसेस ने, कार्बन डाइऑक्साइड ने, और खासकर और भी जो आपकी मीथेन है या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो रिसीव करते हैं, तो हमारा अर्थ गर्म मतलब एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। साथ ही इसमें देर आर डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड डिस्क्राइब एनी थ्री, किस प्रकार से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म और ठंडा होता है। इसके साथ ही क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द एविक्शन एंड द कन्वेक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका ये एक है। देखो यार इनके बारे में क्वेश्चन ना, इसके बारे में अकेला क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज कंडक्शन, तो उसको समझ लेते हैं। कंडक्शन टेक प्लेस व्हेन टू बॉडीज अनइक्वल टेम्परेचर, जब दो बॉडीज अनइक्वल होती है, एक ठंडा होता है और एक गर्म होता है, आर इन कॉन्टैक्ट, जब वो आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, एंड अनदर इज फ्लो एनर्जी फ्रॉम दी वार्मर टू कूलर बॉडी, जब गर्म से ठंडे बॉडी में वो ट्रांसमिटेड करती है, ट्रांसफर होती है। द ट्रांसफर ऑफ द हीट कंटिन्यूज अंटिल द बोथ बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर, जब तक कंडक्शन जब तक चलता रहता है, जब तक दोनों बॉडीज जो हैं वो सेम टेम्परेचर में ना पहुंच जाए, ठंडी और गर्म दोनों सेम टेम्परेचर में ना पहुंच जाए, तब तक कंडक्शन चलता रहता है, ठीक है, ओके। एंड लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में आपका जो होती है वो हीटेड अप बाय दिस वे, जो हमारा लोअर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वो इसी वे में हमारी जो मतलब एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है। दूसरा होता है कन्वेक्शन, द एयर इज अ कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइजेज वर्टिकली, ये वर्टिकली एक प्रकार से राइज होती है ऑन द हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट्स, ठीक है, वेव्स करंट्स के रूप में, एंड फर्दर ट्रांसमिट्स द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो वो उसमें चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज वर्टिकली हीटिंग, ये वर्टिकली हमारे जो अर्थ है उसको गर्म करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करता है, एंड इज नोन एज कन्वेक्शन। थर्ड होता है एडवेक्शन। अब एडवेक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द हीट थ्रू द हॉरिजेंटल, ऊपर वाला वर्टिकल है, कन्वेक्शन और एडजेंटल में यही अंतर समझो, कन्वेक्शन जो होता है वो वर्टिकल होता है और ये आपका हॉरिजेंटल मूव होता है, ठीक है, एंड इट्स कॉल्ड आपका एडवेक्शन। हॉरिजेंटल मूवमेंट में क्या होता है, एयर इज अ रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट दैन वर्टिकल, अब ये आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वर्टिकल से, एंड द मिडिल लैटिट्यूड्स मोस्ट ऑफ द ड्यूरिनल्स, आपकी वेरिएशन जो भी हैं डेली वेदर से बात मतलब कारण, तो कॉजेज बाय द एडवेक्शन, जो हमारे डेली वेदर की चीज़ें हैं वो कॉज करती, किसके कारण मतलब प्रभावित होती हैं, एडवेक्शन के कारण हो सकती हैं मतलब। साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब द फैक्टर्स एंड अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन दी अर्थ, हमारे अर्थ में कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो एक होता है एल्टीट्यूड्स, और एल्टीट्यूड्स टेम्परेचर ऑफ द प्लेस डिपेंड्स ऑन द इंसोलेशन रिसीव, द इंसोलेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड्स हैंस एंड टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंगली।
एक होता है आपका फर्स्ट इज द लैटिट्यूड, ओके, सेकंड इज द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में क्या होता है, एटमॉस्फेयर इज द इनडायरेक्टली हीटेड बाय द ट्रांसट्रियल रेडिएशन। जो हमारा अर्थ है वो इनडायरेक्टली एक प्रकार से टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशंस होते हैं, जिसको हम पार्थिव ग्रह कह सकते हैं, पार्थिव विकिरण कह सकते हैं, उसके द्वारा ही गर्म हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि प्लेस नियर द सी लेवल रिकॉर्ड हाइयर टेम्परेचर दैन द प्लेस सिचुएटेड एट हाइयर एलिवेशंस। अब जो इलाके आपके समुद्र के पास होते हैं वहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है, मतलब गर्म रहता है, और जो इलाके समुद्र से दूर होते हैं वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। सेम द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब ये क्या होता है कि कंपेयर द लैंड, जो लैंड इलाके होते हैं वो स्लोली आपके जो लैंड के इलाके होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं, बहुत जल्दी ठंडे होते हैं, लेकिन जो सी के इलाके हैं, सी, वो स्लोली ठंडे होते हैं और स्लोली गर्म होते हैं। इस बात को याद रखना। एयर मासेस एंड ओशन करेंट्स, मतलब आपके जो लहरें होती हैं, जो धाराएं होती हैं, लाइक द लैंड एंड सी ब्रीजेस, जो हवाएं हैं, एंड पासिंग द एयर मासेस ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर, को वो भी अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एंड एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल कंडीशंस फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन। अब इसमें कौन सी, इसको हम बोलते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। हिंदी में अगर आपको कभी समझ में आ जाए तो भाई तापमान का इसको बोलते हैं व्युत्क्रमण, मतलब चेंजेस। अब इसमें क्या होता है, द राइज ऑफ आपका टेम्परेचर विद द हाई इट्स नॉन एट इन्वर्जन। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा, मतलब ज़्यादा होता चला जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड आपका इन्वर्जन। जबकि क्या होता है, टेम्परेचर कम होना चाहिए। इन केस ऑफ द इन्वर्जन टेम्परेचर द एयर नियर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, वाइल द हाइयर अबव इट्स वार्म। जो आपका सरफेस के पास जो चीज़ें हैं वो कोल्ड रहेंगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वार्म होना शुरू हो जाएंगे, गर्म होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड आपका इन्वर्जन। क्यों होता है, लॉन्ग नाइट्स, जब लंबी रातें होती हैं तब आपका इन्वर्जन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इंसोलेशन इट्स रिसीव ड्यूरिंग द डे एंड इट्स रेडिएटेड ड्यूरिंग नाइट। ये प्राप्त चीज़ें करता है और नाइट में इस चीज़ों को छोड़ने का, इसको मतलब चीज़ें, मतलब हमारा जो वेव्स हैं वो छोड़ना शुरू कर देती हैं। एंड अर्थ सरफेस कूल डाउन एट द नाइट ड्यू टू रेडिएशन। हमारा जो अर्थ सरफेस है वो रेडिएशन के कारण रात को ठंडा हो जाता है। इस कारण से द एयर ऑफ द लोअर लेयर टचिंग द सरफेस, आपका अर्थ सरफेस है उसमें आपका सफिशिएंटली कूल डाउन हो जाता है, और हमारा जो एयर है वो अपरी लेयर की ओर लगभग स्टिल वार्म रहता है, अपर लेयर में स्टिल गर्म रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अगला, क्लियर स्काई। जब क्लियर स्काई रहता है तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपका जो होता है खासकर उसका नीड होता है। एंड क्लियर स्काई बिकॉज क्लाउड कवर द ऑब्स्ट्रक्ट। अब क्लाउड जो होते हैं वो एक प्रकार से बाधा पहुंचा सकते हैं इसको करने में, इसलिए हमें क्लियर स्काई चाहिए होता है, बिल्कुल साफ स्काई। स्टेबल वेदर, वेदर में कोई चेंज अगर नहीं होता है तो इन्वर्जन आपका बहुत सही होता है, क्योंकि अगर वेदर चेंज हो जाता है, मूवमेंट्स हो जाती हैं, तो इन्वर्जन नहीं हो पाता है। फिर ड्राई एयर near the surface does not observe the outgoing radiation, thereby creating परफेक्ट आपका कंडीशन के लिए इन्वर्जन बहुत बढ़िया होता है। ड्राई एयर, जब आपकी नमी ही ना हो, मतलब ह्यूमिडिटी ही ना हो। साथ ही आइस कवर, जिन इलाकों में ठंडे होते हैं, जहाँ बर्फ़ जमती है, आइस कवर इलाके होते हैं, वहाँ पर इन्वर्जन बहुत होता है। जैसे ठंडे इलाकों में हमेशा आपने बूंद देखी होगी उसकी, इसी कारण से, क्योंकि वो ठंडे इलाके हैं। डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड सी ब्रीज। देखो लैंड ब्रीज जो होते हैं वो खासकर नाइट में बिकम्स कूलर दैन द सी ड्यू टू द रैपिड रेडिएशन। जो हमारे लैंड होते हैं वो समुद्र के मुकाबले जल्दी बहुत ठंडे हो जाते हैं। एंड दिस रिजल्ट इज हाई प्रेशर ओवर द लैंड। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है लैंड में, एंड द लोअर प्रेशर ओवर द सी। यहाँ पे इस मोमेंट में जो हमारा सी है वहाँ पे लो प्रेशर रहता है और ज़मीन पे हाई प्रेशर। विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द सी एंड इट्स नॉन एट द लैंड ब्रीज। तो हमारे जो विंड हैं वो ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू सी, हमारे लैंड से सी की ओर हमारी जो पवनें जाना शुरू कर देती हैं उसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। उल्टा कर दो इसका सी ब्रीज में कि ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द सन शाइन लैंड गेट्स मोर हीटेड दैन द एट जॉइनिंग सी डेवलप लो प्रेशर। इस बार लो प्रेशर कहाँ बन जाता है, हमारे इस इलाके में, मतलब हमारे ज़मीन में बन जाता है, जिस कारण से जो हवाएं हैं वो समुद्र से आपकी लैंड की तरफ आना शुरू कर देती हैं। दिस इज कॉल्ड आपका सी ब्रीज। ठीक है, अब एट जॉइनिंग एट द सी इज स्टिल कूलर, आपका ठंडा रहता है क्योंकि वो ठंडा गर्म होता है लेट देर से, और ठंडा गर्म भी देरी से होता है। कूल ब्रीज कॉल्ड एट द सी ब्रीज एंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू सी लो प्रेशर एरिया ऑफ लैंड। जिसमें हाई प्रेशर कहाँ उसमें रहता है, आपके सी में रहता है, ओशन में रहता है, और लो प्रेशर हमारे एरिया में रहता है। उल्टा करना था मतलब पहले का, अगर आप देखो तो
25th जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में जानना है। देखो साइक्लोन क्या होता है कि निम्न लो प्रेशर लेवल जो होता है वो बीच में बन जाता है, सेंटर में बन जाता है और सारी जो वेव्स हैं वो आपके उस एरिया में आते हैं। दिस इज़ कॉल्ड साइक्लोन। एंटी साइक्लोन जो होता है उसमें क्या होता है कि उच्च दाब बन जाता है, मतलब हाई प्रेशर बन जाता है और उसकी तरफ से जो वेव्स हैं वो बाहर की ओर आना शुरू हो जाती है, इसमें अंदर की ओर आना शुरू हो जाती है। दोनों में ये एक बेसिक अंतर है। तो साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन इज़ अ लो प्रेशर, आपका जो एरिया होता है सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर, उसके आसपास हाई प्रेशर होता है, बीच में या लो प्रेशर होता है। फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड इट इज़ अ सर्कुलर आपका होता है और एलिप्टिकल शेप में एक प्रकार से होता है। और विंड्स मूव फ्रॉम दी ऑल साइड्स टू द सेंटर, सारी जगह से देखो विंड्स कहाँ पर आ रही है, सेंटर में, बीच में आ रही हैं, लो प्रेशर की तरफ। एंड दे एज्यूम्स एंटी क्लॉक आपका वाइस, ये एंटी क्लॉक होता है। इसमें एंटी क्लॉक ही तो चल, क्लॉक ऐसे थोड़ी चलता है, क्लॉक तो ऐसे चलता है जो इस वाले में ऐसे चल रहा है, लेकिन इसमें एंटी क्लॉक है, उल्टा चल रहा है इसमें, ठीक है। इसमें क्लॉक वाइज है और इसमें एंटी क्लॉक है। तो सेम चीज़ इसमें है, जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन दी साउदर्न हेमिस्फेयर ड्यू टू द आपका कोरियालिस इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। अब इस वाले में क्या होता है, ये आपका एंटी साइक्लोन होता है जिसमें हाई प्रेशर एरिया होता है, जैसे हमने देखा, बाय लो प्रेशर एरियाज की तरफ जाता है। अब इसमें जो विंड्स होती है मूव ऑल साइड्स फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से विंड्स ऑल साइड्स में जाती हैं एंड एज्यूम द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। साथ ही साथ हेमिस्फेयर एंटी क्लॉक जो आपके डायरेक्शंस हैं, इसमें एंटी क्लॉक आपके डायरेक्शन चलते हैं, जिसमें साउदर्न हेमिस्फेयर ड्यू टू द कोरियालिस इफेक्ट की वजह से इसमें भी ऐसा होता है। सेकेंडली हम बात करते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस, आपके जो टाइप्स ऑफ विंड्स होती हैं। देखो मैं कुछ पॉइंट समझा देता हूँ ताकि आप उसको समझ जाएं। एक होती है प्लानिटरी आपकी विंड्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज द परमानेंट आपकी प्रिवीलिंग विंड्स होती हैं। और प्लानिटरी जो विंड्स होती हैं ब्लो ओवर द वास्ट एरिया, बहुत बड़े एरिया में, कॉन्टिनेंट में चलती हैं और बहुत सालों से चलती हैं, जो चलती चली आ रही हैं, उसको हम प्लानिटरी विंड्स बोलते हैं, ठीक है। एक होती है सीजनल विंड्स, सीजनल मतलब होता है बरसात, जैसे बरसात आई और चली गई, मानसून विंड, उसी को हम बोलते हैं सीजनल विंड्स, जो कभी भी चेंज होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है। एक होती है लोकल विंड्स, लोकल विंड्स जो होती है स्थानीय पवनें होती हैं, ठीक है, और ये आपका हीट एंड कूलिंग के लिए काम आती हैं। एंड जिसमें एग्जाम्पल के लिए लू जो होता है गर्म होता है, और मिस्ट्रल जो होता है वो ठंडी आपकी होती है लगभग। तो ये मतलब जो ठंडा और गर्म एरिया करने के लिए ऐसी हवाएं चलती हैं। हाउ रेनफॉल, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्लासिफाइड द क्लाउड्स अकॉर्डिंग टू द देयर हाइट्स एंड एक्सपेंस द डेंसिटी और ट्रांसपेरेंसी। जिसमें आपका एक सरस होता है, एक आपका क्यूमुलस होता है। सरस जो होता है लगभग आप कह सकते हो ये फॉर्म्ड होता है काफ़ी हाइट में, मतलब 8,000 से लगभग आपका 12,000 मीटर तक होता है। एंड दे आर थिन एंड डिटैच्ड क्लाउड्स विच इज़ हैविंग फैदरी एंड अपीयरेंस एंड दे आर ऑलवेज वाइट कलर के होते हैं। क्यूमुलस जो होते हैं वो क्लाउड्स लाइक अ कॉटन वूल्स की तरह हो सकते हैं एंड जनरली दे फॉर्म द हाइट जो होती है वो लगभग 4,000 से 7,000 के मीटर्स के अराउंड होती है। एंड पैचेस हैज़ बीन सीन स्कैटर्ड हेयर देयर। सैटरस जो होता है लगभग आप कह सकते हो दीज आर द लेयर्ड होते हैं, क्लाउडेड कवर एंड लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई, यही होते हैं। एंड देयर क्लाउड्स आर जनरली फॉर्म्ड ईदर ड्यू टू लॉ, आपका लॉज ऑफ हीट के कारण होते हैं। निम्बस जो होता है जिसको वर्षा मेघ भी कहते हो, ये सबसे ज़्यादा आपका ब्लैक और डार्क होते हैं, ग्रे होते हैं। एंड दे फॉर्म द मिडिल लेवल ऑफ वेरी नियर टू द सरफेस, सरफेस के सबसे पास निम्बस होता है, याद रखना। एंड दीज आर एक्सट्रीमली डेंस एंड दी to the rays and suns and they can classified, जिसमें high clouds, middle, फिर low and the clouds extensive vertical development के साथ। दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट ईयर क्वेश्चन था और काफ़ी एग्जाम में आया है। व्हाट इज़ कंडेंशन एंड मेंशन द कंडीशन ऑफ कंडेंशन, ठीक है। पहली बात तो कंडेंशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर। किस प्रकार से हमारे जो वेपर्स हैं वो वाटर में जो चेंज हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड कंडेंशन। When the temperature of the air is reduced to dew point and with its volume remaining constant, and when the both of the volume and temperature are reduced, जब आपका volume temperature दोनों कम हो जाए, when the moisture is added to the air through the evaporation के कारण, और decrease the air temperature is the most ideal condition of the condensation. Next we talk about the highlight the feature of the continental shelf. Like continental shelf, its extended margin of each continent occupied by the relatively slow seas and gulfs में होते हैं. It is the slowest part of the ocean, showing the average and the gradient 1 degree of the even less. Its depth varies the 30 to
600 आपका लगभग 30 से लगभग 600 मीटर तक। एंड द सेल्फ टिपिकली जो होते हैं वो एंड वेरी आपके स्टीप स्लोप जो पैटर्न है उसमें होता है, एंड सेल्फ ब्रेक। साथ ही वाइड जो होता है, ये लगभग वाइड जो होते हैं वेरी फ्रॉम दी वन ओशन टू अनदर, एंड एवरेज जो वाइड होता है वो 80 किलोमीटर तक होता है, एंड इट इज़ सोर्स ऑफ द फोसिल्स। ये सोर्स यहाँ पे मतलब फोसिल्स मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द सैलिनिटी, हमारे मतलब लवणता को समुद्र में कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो पहली बात तो ये होता है कि वाटर सप्लाई, अगर किसी इलाके में मतलब मान लो कि अगर हमें लगभग लवणता नमक को कम करना है तो वाटर सप्लाई कैसा है, लो सैलिनिटी होती है। हॉट अगर कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, तो वहाँ पे लो आपका सैलिनिटी होगी, लेकिन अगर हॉट है तो वहाँ पे आपका लगभग जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इसके साथ ही अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन, अगर इवेपोरेशन ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे लगभग आप कह लो सैलिनिटी ज़्यादा रहती है, और जहाँ पे इवेपोरेशन नहीं रहता है वहाँ पे सैलिनिटी लो रहती है। ओशन करंट्स, जो ओशन की धाराएं होती हैं लगभग वो सैलिनिटी जो होती है वहाँ पर कोल्ड स्ट्रीम में लगभग कम रहती है और हॉट स्ट्रीम में ज़्यादा रहती है। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन, कौन से फैक्टर्स है जो हमारे एटमॉस्फेयर, हमारा जो लगभग ओशन है उसको अफेक्ट करते हैं। लाइक ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अर्थ, ओशन वाटर रिसीव द हीट फ्रॉम द सन, जिस प्रकार से हमारा जो ओशन है वो सन से ही हीट प्रोड्यूस पाता है। एंड सीज वाटर इज हीटेड बाय द रिसीविंग हीट फ्रॉम द सोलर रेडिएशन विच इंक्रीज द टेम्परेचर। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, विच इज़ वन इज़ द एल्टीट्यूड, प्रिवेलिंग विंड्स, ओशन करेंट्स, affecting adjacent and land masses, salinity, ice flow आपका bergs. Explain the difference between the wave and currents. Wave, water in the waves does not move ahead, वो उससे आगे नहीं जाती है। दूसरा, water moves ahead from the one place to another. The motion of the surface water seldom affects आपका स्टेजनेंट डी, वो आपका जो बॉटम एयर है वहाँ पे मतलब वाटर एयर ओशन तक। विंड्स प्रोवाइड द एनर्जी टू द वेव्स, जो हमारा विंड है वो लगभग मतलब वो जो उसको एनर्जी वेव्स को पहुँचाते हैं। एंड द साइज ऑफ द वेव्स डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर, ये पानी की गहराई पर डिपेंड करते हैं। एंड द वेव्स परमानेंट डिस्ट्रक्शन एंड द कंस्ट्रक्शन इन ऑन गोइंग प्रोसेस में रहते हैं। करंट्स में क्या होता है कि water moves ahead from the one place to another. Currents are sufficiently deep to impact. Currents move due to the impact of permanent winds, and of course the streams are always huge size and their areas are filled up with fish. बहुत सारी मछलियाँ भी होती है। The currents are continuously flow the water in the defined direction, तो वो लगभग बहती रहती हैं। डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ टाइड एंड द इम्पोर्टेंस, क्या टाइप्स के क्या मतलब टाइप्स हैं और इम्पोर्टेंस क्या है। देखो पहली बात तो ये कि व्हाट इज टाइड, द पीरियडिकली राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल वंस एंड ट्वाइस अ डे मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून, इट्स कॉल्ड टाइड। इसको हम ज्वार बोलते हैं, ज्वार भाटा। लगभग इसके काफ़ी टाइप्स हैं, मतलब दो खास करके इसमें, टाइड बेस्ड ऑन द फ्रिक्वेंसी एंड द टाइड बेस्ड ऑन हाइट। जो फ्रिक्वेंसी है उस पर है सेमी ड्यूनल आपका टाइड है, जिसमें ड्यूनल आपका टाइड है, फिर मिक्स टाइड है। दूसरा टाइड बेस्ड ऑन द हाइट, जिसमें स्प्रिंग टाइड है, नीप टाइड है। अब टाइड के क्या इंपॉर्टेंस हैं, पहला इंपॉर्टेंस यही है कि टाइड जो होता है वो हेल्प करता है शिप एंड बोट्स को एंटर करने के लिए, हार्बर्स जो नियर बाय एरियाज़ होते हैं खासकर उसके लिए। टाइड ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द डेजिसलेटिंग द सेडिमेंट्स, आपके जो मूविंग द पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम दी, आपके जो लगभग जो पॉल्यूटेड वाटर हमारा है, ख़राब पानी जो होता है रिवर का, उसको ले जाने के लिए। टाइड आर ऑल्सो यूज द जनरेट एंड इलेक्ट्रिकल पावर्स, जो हमारे टाइड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी काफ़ी काम आते हैं। एंड इसके साथ साथ टाइड हेल्प द नेविगेटर्स एंड फिशरमैन टू प्लान देयर एक्टिविटीज़। जो टाइड्स होते हैं हमें टाइमिंग पता ही रहता है कब उठने वाली है, तो वो फिशरमैन्स को और नेविगेटर्स को इन्फॉर्म करते हैं, उनको बताते हैं भाई कब आपको समुद्र में जाना है और कब नहीं, तो उनको मतलब एक आइडिया लग जाता है। ड्यू टू टाइड्स द सी वाटर रिमेन्स डायनेमिक, इन रिजल्ट वाटर डज नॉट फ्रीज इन दी कोल्डर एरियाज। तो ये इसका क्वेश्चन आपका रहेगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द ओशन करंट्स कॉल्ड, ओशन करंट्स को क्या बोलते हैं। देखो एक होता है प्राइमरी फोर्स होती है, एक सेकेंडरी फोर्स होती है, ठीक है। साथ ही साथ हम जानते हैं तो ये किस कारण से उठती हैं। प्राइमरी फोर्स जो होती है इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ वाटर, सेकेंडरी द इन्फ्लुएंस ऑफ करेंट्स
ये करंट्स के कारण, धाराओं के कारण ऐसा होता है। प्राइमरी फोर्स में क्या क्या होता है? हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी एंड द कोरियालिस फोर्स। सेकेंडरी में टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड द डेंसिटी। इस कारण से हमारा जो मतलब लगभग आप कह सकते हो कि हमारा जो ओशन है, वहाँ के जो करंट्स हैं वो प्रभावित होते हैं, इफेक्ट होते हैं। 35 क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द थ्रेटन्ड एंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल क्लासिफाइड बाय IUCN फॉर द पर्पस ऑफ देयर कंजर्वेशन? किस प्रकार से उनकी कंजर्वेशन के लिए किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर जो आपको कंजर्वेशन आपका है, हैज़ क्लासिफाइड द थ्रेटन्ड स्पीशीज, जिसको उसने क्रिटिराइज आपका कैटेगरी में बांट दिया है, जिसमें पहली कैटेगरी होती है एंडेंजर्ड होती हैं, जो काफ़ी मतलब खतरे में है, संकट उत्पन्न है, इंक्लूडिंग दो स्पीशीज विच आर द डेंजर इन दी extension of the IUCN and publishers of information about the endangered species worldwide as the red list में उसको डाल दिया जाता है। वल्नरेबल आपके होते हैं जो विलुप्त हो रहे हैं लगभग आप कह सकते हो। दिस इज इंक्लूड द स्पीशीज वेयर आर द लाइकली टू बी एंडेंजर एक्सटेंशन इन द ईयर नियर फ्यूचर में वो ख़त्म हो सकते हैं और थ्रेटेंड होते हैं। इसको लेकर हम लोग सर्वाइवली लगभग स्पीशीज़ जो है उनको नॉट अ गुड एंड देयर आपका पॉपुलेशन में कम आपके ज़्यादा नहीं होते हैं, हैज़ रिड्यूस आपकी ग्रेटली, बहुत ज़्यादा इनकी संख्या कम होती है। रेयर स्पीशीज़ जो कुछ ही इलाकों में अब मिलते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ दी स्पीशीज़ वेरी स्मॉल इन द वर्ल्ड एंड दे आर कन्फाइंड टू द लिमिटेड एरियाज़ में अब मिलते हैं एंड स्कैटर्ड ओवर द वाइडर एरिया, लगभग ख़त्म होने की संभावना बनी हुई है। Resolution take the convention on the biodiversity help its conservation examine the statement। देखिए बिल्कुल रेजोल्यूशन जो होती हैं, 36 क्वेश्चन हमारा है, रेजोल्यूशन टेक्स द कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन द Resolutions takes the Convention on Biodiversity helps its conservation of examine the statement। बिल्कुल सही बात है। The effort should be made the preserve and species are endangered जो है उनके लिए काम करो, फिर आपका प्रिजर्वेशन करो, एक्सटेंशन ऑफ रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हमें करनी पड़ेगी। वैराइटीज़ ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स, the forage plants and the trimmer trees, the livestock, the animal and the wild जो relatives चीज़ें हैं हमको preserve करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। Each country should identify the habitats of the wild relatives and ensure their protection और habits for production, feed and breed and rest आपका nurse their young and should be safeguards at the protected and international trade और trade में भी हमें वाइड जो plants हैं and animals हैं उन्हें regulate करना चाहिए, to be regulated। तो ऐसा हम करके बचा सकते हैं। एक what measure has been taken by the government of India to protect and propagate the different types of species? तो we have the protect, preserve and the propagate and the variety of species within the natural boundaries। the Indian government and passed the wildlife protection के लिए हमने क्या किया, 1972 में एक एक्ट लाया अंडर विच आपके नेशनल पार्क्स हमने बनाए एंड सेंचुरीज बनाई हैं, एस्टेब्लिशमेंट एंड द बायोस्फीयर रिजर्व के लिए डिक्लेयर कर दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सब कॉन्टिनेंट कॉल्ड? सब कॉन्टिनेंट को क्या, राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज इंक्लूड द इंडियन आपके सब कॉन्टिनेंट। पहली बात, सब कॉन्टिनेंट इट्स अ पार्ट, इट्स अ लार्ज पार्ट एंड इट इज़ अ जोग्राफिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली सेम, ठीक है, बिल्कुल समान रहते हैं। अब इसमें सब कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं, जिसमें आप कह सकते हो पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट आपका, खासकर नेपाल, भूटान नॉर्थ वेस्ट आपका, और बांग्लादेश ईस्ट एंड आपका जो इंडिया एंड मिडल। तो ये आपके सारे के सारे जो एरियाज़ हैं ये आपके हैं। ये लोकेशंस बता रहा है कौन सा कहाँ है, जैसे नॉर्थ में भूटान है आपका, बांग्लादेश ईस्ट में, ये सारे के सारे कौन से सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स हैं। देयर आर टाइम वेरिएशन ऑफ 2 hours बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्यों? उसमें 2 घंटे का अंतर है। देखो अगर आप मैप में जाओ तो यहाँ पे आपको 30 लाइन्स मिलेगी, मतलब लगभग लॉन्गिट्यूड्स जिसे हम कह सकते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल के कारण क्या होता है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है यहाँ पे, 30 डिग्री हैं ऐसे करके, और हर एक डिग्री में जाने में पहली डिग्री को दूसरी में 4 मिनट का समय लगता है। ऐसी 30 है, 30 को इंटू में 4 करो, कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। 120 मिनट का अंतर मतलब 2 घंटे का अंतर। इस कारण से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में आता है एंड दिस इज कॉल्ड कि 2 घंटे का अंदर वहाँ रहता है। अब इस चीज़ को समझ गए होंगे आप फुली।
confirm this statement that the Indian Ocean is actually the Indian Ocean? Yes, of course. The India is also known as a Hind and Hindustan, and this is the only ocean named as after a country and called the Indian Ocean. Second, on the coast of the Indian Ocean, between the West Asia and the East Asia, India position is very important. The coastline of India located at the northern end of the ocean, it's a longer part than any country. ठीक है, कोस्टल एरिया हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है. राइट स्टडी ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, जो कि थोड़ा सा और दोबारा से इसको क्वेश्चन को हमने मर्ज किया, जिसमें वेस्टर्न घाट जो आपका है वो सबमर्ज को आपका कोस्टल एरियाज़ है. वेस्टर्न घाट जो है वो प्लेन एंड नैरो है, मिडिल है एंड ब्रॉडर इन द टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ में होता है मतलब थोड़ा सा. रिवर फ्लोइंग एंड थ्रू द दिस कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, यहाँ कोई डेल्टा नहीं बनता है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल, इट इज़ एग्जांपल ऑफ द एमरजेंस ऑफ कोस्ट एंड दिस कोस्टल प्लेन इज़ अ लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स. यहाँ पे आपके पोर्ट्स कम हैं जबकि वेस्ट में ज़्यादा थे. बिकॉज ऑफ द एमरजेंस ऑफ नेचर एंड वी ऑल वेल डेवलप्ड आपके डेल्टाज यहाँ पे ज़्यादा हैं एंड फॉर्म बाय द रिवर्स फ्लोइंग द ईस्टर्न वर्ड्स इनटू द वे ऑफ बंगाल में ज़्यादा बनते हैं. इन द डिफरेंस बिटवीन द भांगर एंड खादर, जो भांगर होता है लगभग यहाँ पे बाढ़ के एरिया से, फ्लड एरिया से ऊपर होता है, यहाँ बाढ़ नहीं आती है. खादर जहाँ पे एवरी ईयर बाढ़ आती है, फ्लड आता है. इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं होता, ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है. हायर स्टेट मेड ऑफ ओल्ड आपकी एलुवियल सॉइल होती है. यहाँ पे जो सॉइल है काफ़ी फाइन होती है, ठीक सा एलुवियल सॉइल होती है. एंड ये सॉइल जो होती है इसका टेक्सचर कैसा होता है, सियोर्सर होता है, काफ़ी मतलब मट्स होते हैं, मिट्टी और कंकड़ कह सकते हो, लेकिन फाइनर टेक्सचर यहाँ का ठीक ठाक सा होता है. ये आपके पंजाब की कोल्ड, पंजाब में से छाया कहते हैं और पंजाब में से कोल्ड बैट कहते हैं. ठीक है. वेयर इज़ द कोल्ड डिजर्ट लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में ठंडा आपका मरुस्थल कहाँ पे है एंड द नेम रेंजेस ऑफ द रीजन, दिस रीजन क्या नाम है उनके. देखो पहली बात तो नॉर्दर्न जो नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है कश्मीर का, हिमालयस का, वो कोल्डेस्ट है, सबसे ठंडा है, विच द लाई बिटवीन दी ग्रेटर हिमालयस एंड दी काराकोरम के बीच में है, जिसमें 3 नाम है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल आपके हैं. वाई आर द रिवर्स ऑफ द इंडिया पोल्यूटेड, क्यों गंदी हैं और क्या रीज़न. भाई ये क्वेश्चन जर्नल क्वेश्चंस में आता है तो छोड़ो मत ऐसे क्वेश्चन. डर्टी क्यों है, क्योंकि सिटीज़ एंटर इनटू द रिवर एंड इंडस्ट्रियल आपका एफिलेंसेज हैं, वेस्ट में डिपोजिट हम लोग कर दिया करते हैं. मोस्ट ऑफ द क्रीमेशंस ग्राउंड आर द बैंक ऑफ द रिवर्स एंड द डेड बॉडीज़ भी हम इसमें थ्रो कर देते हैं. साथ ही साथ जो फ्लोवर्स हैं, जो स्टैचूज़ हैं, एमर्स्ड हम लोग बहा दिया करते हैं उसमें, एंड ये कारण है, और फेस्टिवल के कारण भी ऐसा होता है. लार्ज स्केल ऑफ बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स, तो बहुत बड़ी मात्रा में नहाना और कपड़े धोने के कारण भी हमारी जो गंदगी, हमारी जो नदियां हैं वो गंदी हो रही हैं. मेक अ कॉम्परेटिव स्टडी बिटवीन द हिमालयन पेनिसुलर एंड रिवर्स, क्या क्या अंतर है. हिमालयन रिवर्स जो होती है हमारी लगभग, दे मेनली इंक्लूड द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्री एंड द बेसिन्स. These are the feed by the both melting and snow precipitation, जो कि लगभग मेल्टिंग पिघलने के कारण इनको पानी वानी मिल जाता है. All the rivers pass through the giant जॉर्ज आपके जो गार्ज होते हैं लगभग उसके कर्व से, out of the erosional activities and carried on the simultaneously and with the uplift of Himalayas. All these rivers from the deep के जो आपके गार्ड्स होते हैं एंड वी शेप्ड वैली होती हैं, रिपेल्स एंड वाटरफॉल्स इन देयर माउंटेनस कोर्स में. अब इसमें क्या होता है, हिमालयन रीचेस और ख़ासकर ये वाले जो होते हैं यहाँ कभी भी पानी सूखता ही नहीं है, हमेशा पानी ये रहती हैं. दे आर ऑल सीजन्स कह सकते हो. पेनिसुलर रिवर्स का सिस्टम थोड़ा उल्टा है, या ये ओल्डर हैं, ये न्यू वाले हैं. ठीक है. एंड द हिमालयन वंस ये आप यहाँ से याद कर सकते हो. दिस इज़ द एविडेंस फ्रॉम द ब्रॉड लार्जली ग्रेट एंड स्वेलो वैली एंड द मैच्योरिटी ऑफ द रिवर्स. अब उसके साथ साथ वेस्टर्न जो घाट है, running close of the western coast, act and water divide between the major peninsular rivers, discharging their water in the Bay of Bengal and as small आपका रेवुलेट्स जॉइनिंग द अरेबियन सी में भी कुछ पानी गिरा देती हैं पेनिसुलर वाली. मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिसुलर रिवर्स एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. काफ़ी सारी जो अगर हम नर्मदा तापी को अगर आप छोड़ दें तो पेनिसुलर रिवर भी वेस्ट टू ईस्ट ही बहती हैं, केवल नर्मदा तापी को छोड़कर. एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदियां नहीं जाती हैं वेस्ट टू ईस्ट, वो है नर्मदा और तापी. ये दोनों की दोनों एमपी में.
Chambal and the Sindh and Betwa and the Kane and Son and originated northern part of the peninsula belongs to Ganga river system में लगभग मर्ज हो जाती हैं। साथ साथ अदर मेजर रिवर्स जिसमें पेनिसुलर आपका ड्रेनेज आपके इसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। एंड पेनिसुलर रिवर्स आर दी कैरेक्टराइज्ड बाय द फिक्स्ड कोर्स ऑफ द absence of the meanders and the non perennial flow of the water and the Narmada and Tapi which flow through the Rift Valley of the exception। ये खासकर एक एक्सेप्शन है जो ईस्ट की तरफ नहीं जाती है। अगला है अगला है evaluate the major features of the river Ganga, and the Ganga is the most important river of the India both of the point of view and the basin of the cultural significance इसका भी है। and it is a rise of the Gangotri glacier near the Gomukh in the Uttarkashi district। एक एक चीज़ याद रखना which is rise in the Gangotri glacier, गोमुख नियर उत्तरकाशी जिले में, इस बात को एक एक चीज़ को याद रखो। इट इज़ नॉन एज भागीरथी, तब वो भागीरथी नाम से जानी जाती है। इट कल्स थ्रू द सेंटर एंड द लेजर हिमालयाज में नैरो जॉर्जेस में, खासकर देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से जब मीट मिलती है तब वो जानी जाती है गंगा के नाम से। द गंगा एंटर्स द प्लेन एंड हरिद्वार फ्रॉम हेयर एंड फ्लो फर्स्ट टू साउथ दैन टू द साउथ ईस्ट विच स्प्लिटिंग द डिस्ट्रीब्यूटरीज जो उसकी है लगभग नेमली भागीरथी एंड हुगली से। एंड रिवर जो होती है इसकी लगभग 25 किलोमीटर आपकी है, खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा रिवर सिस्टम आपका लार्जली भारत का सबसे बड़ा आपका सिस्टम है। साथ ही साथ इवेल्युएट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। Brahmaputra, one of the largest river of the world, has its origin in the Chemayung-Dung glacier of the Kailas range near the Mansarovar lake. It is traverses eastwards longitudinally for the distance of the nearly 1200 kilometers dry and the flat region, the southern Tibet, where it is known as the Sangpo, which means purifier. The river emerges the south foothills अंडर द नेम ऑफ द सियांग एंड डियांग, जो कि एंटर इंडिया में करता है ईस्टर्न में, जिसे हम सदिया टाउन अरुणाचल प्रदेश में। फॉलोइंग द ईस्ट वेस्ट रिसीव द लेफ्ट बैंक एंड द ट्रिब्यूटरीज विज एंड द दबांग एंड सियांग जो उसको मिलती हैं। फिर लोहित देर आफ्टर नॉन एज अ ब्रह्मपुत्री, बाद में फिर वो ब्रह्मपुत्री के नाम से जाने थे, डिफरेंट नाम थे इसके। रांगपो सांगपो देयर इज अ मेजर राइट बैंक ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन तिब्बत। तिब्बत में इसके बहुत ज़्यादा राइट इसको सपोर्टिव नदियाँ हैं। इवेल्युएट द गोदावरी रिवर सिस्टम, एंड गोदावरी रिवर सिस्टम द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर सिस्टम है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण की गंगा कहते हैं। इट जो राइज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र एंड डिस्चार्ज इट्स वाटर इन द वे ऑफ बंगाल। द attributaries of run throughout the state Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Andhra. It is 1465 kilometer long and catchments of the speeding over the 3.11 lakh kilometers, which is 49% of this lies in Maharashtra, 20% in the Madhya Pradesh and Chhattisgarh, rest in the Andhra. The Penganga and the Indravati and the Pranhita and the Manjara its principal tributaries. Tamil Nadu coast remains dry during the monsoon season, in which season it's receive rainfall। देखो इसका रीज़न ये होता है कि तमिलनाडु जो कोस्ट है वो सिचुएटेड है पैरेलल वे ऑफ बंगाल के एंड ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, एंड इट इज़ लाई इन द रेन शेडो एंड द एरिया ऑफ अरेबियन जो बंच होता है साउथ वेस्ट का मानसून कारण यहाँ नहीं हो पाता। एंड इट्स रिसीव रेनफॉल सीजन बाय द नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट इधर की तरफ से वेस्ट बंगाल की तरफ से आने वाला जो मानसून है, व्हेन इट्स अक्रॉस द वे ऑफ बंगाल एंड पिक अप द मॉइस्चर एंड द कॉजेज ऑफ टेरेस्ट्रियल रेनफॉल्स इन द तमिलनाडु, जो दिसंबर के महीने में होता है लगभग। What are the main resources of the excessive cold in नॉर्थ इंडिया में आपका बहुत ठंड क्यों पड़ती है, लाइक स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बींग्स फ्रॉम अवे फ्रॉम दी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दी सी, ये सी से काफ़ी दूर है, जिस कारण से यहाँ होता है। दूसरा स्नोफॉल इन दी नियर बाय द हिमालयस, दूसरा हिमालयस में स्नोफॉल होता है, दैट्स वाई इस कारण भी वेव्स जब आती ठंडा कर देती हैं। अराउंड द फरवरी में क्या होता है, एक तुर्कमेनिस्तान जो देश है वहाँ से हवाएँ आती हैं और इस इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड कर देती हैं, कोहरा ला देती, फोग को ला देती हैं। Mention the major feature of the monsoon rainfall in India. The rainfall received from the southwest monsoon in the
सीजन, दो एक प्रकार से सीजनल करेक्टर्स होते हैं। इट्स अकर्स इन द बिटवीन जून एंड सितंबर, जिसमें याद रखना 1 जून से शुरू होता है लगभग 15 लगभग मतलब मान के चलो 15 जुलाई तक, फिर सितंबर मतलब लौटना शुरू हो जाता है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं इसमें वैसे। द मानसून रेनफॉल इन द गवर्नमेंट बाय द रिलीफ एंड द टाइपोग्राफी ऑफ द विंड वर्ड्स साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रजिस्टर द रेनफॉल ऑफ द ओवर 250 मीटर्स तक। हैवी रेनफॉल जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, जो कि स्टेट आपको पता ही होगा आपका, हमारा जो है मानसिन राम वहाँ होता है खासकर एक जगह। इट इज़ अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स इन इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कोलकाता में क्या होता है कि जैसे जैसे आप अगर बात करोगे तो सी से जैसे जैसे ज़मीन दूर होगी, सी के पास कोलकाता है तो वहाँ 119 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं पर हमारा जो दिल्ली है वहाँ 55 सेंटीमीटर है, इलाहाबाद में 76 है, पटना में आपका 105 सेंटीमीटर है। अगर आप लोकेशन देखोगे तो दूर दूर लगभग जाते चले जा रहे हैं समुद्र से। पटना इसलिए भी है क्योंकि गंगा थोड़ा आसपास है, थोड़ा इस कारण से भी वहाँ रेनफॉल थोड़ा ज़्यादा है, वरना ये भी दूरी है। द समर रेनफॉल कम्स इन द हैवी डाउन एंड द पॉर एंड लीडिंग द कंसिडरेबल रन ऑफ द सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन के लिए भी, आपके भूमि अपरदन के लिए बहुत आपका कारक बन जाते हैं, मतलब अगर ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाए। मानसून प्लेयर वाइटर रोल जो होता है एक प्रकार से, वाइटल मतलब जो रोल है, बहुत अच्छा रोल हमारे एग्रीगेशन में लगाता है, इकोनॉमी में हमारा लगाता है और काफ़ी इसका यूज़ होता है। अगर हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो मानसून में बहुत ज़्यादा डिपेंड है। इट्स इज़ अ पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अनइवन रेंज इन दी 12 सेंटीमीटर मोर देन द 250, जहाँ पर अनइवन है, जहाँ पे कहीं 12 सेंटीमीटर तक हो रही है बहुत कम है, कहीं 250 तक भी हो रही है, उससे ज़्यादा भी हो रही है। तो ये मतलब मानसून बिल्कुल डिफरेंट है। एक क्वेश्चन आता है, एनालाइज द क्लाइमेट टाइप्स आइडेंटिफाइड बाय द कोपिन। कोपिन ने कौन से मतलब एरियाज में डिवाइड किया है? लाइक ही इज़ टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट वेयर द टेम्परेचर एंड द रेन। ठीक है, टेम्परेचर एंड रेन के आधार पर इसने डिवाइड किया है। सो इसमें सबसे पहले इसने बोला है कि थ्रू आउट द गैसेस कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेज आपकी बहुत सारी हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें आपके मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, फ्लोरोकार्बन्स है, निट्रिक ऑक्साइड है, आपके सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। क्या है इसके मतलब इफेक्ट्स हैं? पहली बात तो ये हमारा रेडिएशन, खासकर वेव्स जो होते हैं रेडिएशन मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं, और ये मतलब हमारे एटमॉस्फेयर को काफ़ी ख़राब करते हैं। दीज गैसेज आर द कंट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। एंड पोलर आइस जो पिघल रही हैं वो इन गैसेस के कारण, गर्म पृथ्वी जो हो रही है उसके कारण हो रहा है। एंड ग्लोबल टेम्परेचर विल बी इंक्रीज बाय द 2 सेल्सियस विच कॉज मैनी चेंजेस, लाइक सी लेवल बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा। रिजल्ट ये होगा कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और सी लेवल के कारण हमारा आसपास का इलाका भी डूब जाएगा। तो ये इसके मतलब पॉइंट्स हैं। व्हाट इज़ अल नीनो? अल नीनो इज़ द रिजल्ट। अल नीनो क्या होता है? एक प्रकार का इट्स अ कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम है जो हर 5 से 7 साल 10 साल में आता है, और वहाँ पे जहाँ जाता है वहाँ ड्रॉट या फिर बाढ़ या फिर फ्लड या फिर लगभग मतलब सूखा या बाढ़ की स्थिति ला देता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? द डिस्टोरेशन ऑफ इक्वेटोरियन एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन एंड द इरेगुलेटरीज इन द एवेपोरेशन ऑफ द सी, जिसमें आपका एवेपोरेशन कम हो जाता है, नहीं होता है। रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्लैंकटॉन्स विच फर्दर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ द फिश, ये आपके फिशों की संख्या कम हो जाती है। और अल नीनो भारत में भी चेंज लाया था, जब 1991 में आया था तो बहुत सारे इलाके में जो मानसून है वो 2 से 3 हफ्ते के लिए लेट हो गया था, मतलब 12 डेज के लिए लगभग लेट हो चुका था। उसके साथ ही इवेल्युएट द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। एक आपका लैटिट्यूड जो होता है वो आपके इंडिया के टेम्परेचर को लगभग उसको जो क्लाइमेट है उसको डिटरमाइन करता है। विच इज़ द ट्रॉपिक कैंसर पासेस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया एंड ईस्ट वेस्ट रीजन। जो ट्रॉपिक कैंसर है, कर्क रेखा ऐसे आपकी गुजरती है, जिस कारण से यहाँ ऊपर का इलाका डिफरेंट रहता है टेम्परेचर, साउथ का इलाका बिल्कुल डिफरेंट रहता है इस रीज़न से। इसके साथ ही देखिए जो डेली चेंजेस अगर हम बात करते हैं तो एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज डेली लाइफ एंड द एनुअल रेंज इन टेम्परेचर, जो कि नॉर्थ में खासकर ज़्यादा रहता है। हिमालयन माउंटेन्स जो है हिमालयन माउंटेन्स। अब हिमालय माउंटेन्स में क्या होता है कि हिमालय जो हमारा है, चाइना इधर है, चाइना की बहुत ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, लेकिन हिमालय रेंज की वजह से भारत में ठंडी हवाएं नहीं आ पाती, जिस कारण से मौसम संबंधी जो चेंजेस है वो नहीं हो पाते हैं। और एक और फ़ायदा है, जब इधर से पश्चिम से हवाएं आती हैं और हिमालय से टकरा के वापस भारत में आ जाती हैं तो फिर वर्षा करवाती हैं, दोनों फ़ायदे हमें मिलते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर्स। इंडिया इज़ अ फ्लैंक्ड बाय द ओशन एंड द 3 साइड्स, जहाँ पे ओशन आपके हैं, इस तरफ ये वे बंगाल है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, 3 साइड से हैं।
एंड दी हाई माउंटेन्स भी ऊपर हमारी है नॉर्थ में। वाटर हीट्स अप, आपके वाटर जो है वो हीट्स अप होता है एंड कूल डाउन स्लोली। पानी बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, बहुत जल्दी ठंडा नहीं, मतलब आराम से ठंडा होता है, आराम से गर्म होता है। कंपेयर द लैंड मासेस, क्रिएट डिफरेंट एयर प्रेशर आपका प्रोड्यूस करता है इन एरियाज़ में। डिस्टेंस फ्रॉम सी, तो जिन एरियाज़ में आपका जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वल रहता है, लेकिन जो कोस्टल एरिया से दूर है वहाँ का क्लाइमेट अनइक्वल रहता है, ठीक है। अब देखो मुंबई एंड द कोचिन कोस्ट हैव हार्डली एनी आइडिया ऑफ एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर, इनको मतलब नॉर्मली क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का रहता है इनको नहीं पता है। एक होता है एल्टीट्यूड, अब टेम्परेचर में डिक्रीज द हाइट ड्यू टू द एयर, जो थिन एयर होती है इसके कारण आपका, और कुछ माउंटेन जो एरियाज़ होते हैं वो कूलर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं। अगर आप बात करो जैसे आपका आगरा और दार्जिलिंग है, आर लोकेटेड ऑन द सेम एल्टीट्यूड, बट वहाँ पे क्या होता है कि वहीं आगरा में अगर आप बात करो 16 सेल्सियस तक जाता है और दार्जिलिंग में आपका 4 सेल्सियस पहुँचा। वो किसके कारण होता है? एल्टीट्यूड के कारण दोनों में आपका टेम्परेचर में अंतर आता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है when the wildlife act enacted and what are its objectives। वाइल्ड लाइफ आपका जो आपका एक्ट है वो 1972 में आता है। इट्स प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर स्पीशीज को प्रोवाइड हमने किया उनको बचाने के लिए। प्रोवाइड लीगल सपोर्ट द कन्वेंशन एरियाज एंड द कंट्री क्लासिफाइड एंड नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज को हमने बनाया उनको बचाने के लिए। साथ ही साथ मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल आपके थ्रॉन्स, जिसमें ट्रॉपिकल जो आपके फॉरेस्ट होते हैं लगभग उसमें आप कह सको कि रेनफॉल बहुत 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। साथ ही साथ दीज आर कहाँ पर हैं? ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाके में। और इन इलाकों में जो आपकी मतलब खास करके खास ये कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं? बबूर, बेल, वाइल्ड डेट्स, पल्म, खैर, नीम, खिजरी। और ख़ास कर एग्ज़ाम में आता है कि ऐसे कौन से हैं जिसमें जो घास हैं वो लगभग 2 मीटर तक ऊंची होती है, वो आपके ट्रॉपिकल में ही होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही होता है, इस बात को याद रखना। मेंशन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड द डिसिडस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में क्या होता है? आपके जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है देर वेल आपका stratified with the layers and the closer of the ground and they are covered with the shrubs and the creepers with the short and structured trees followed by the tall variety of trees। These आपका जो ये फैक्ट आपके ट्रीज होती हैं खास करके रीच ग्रेट हाई, जो कि लगभग 60 मीटर तक जा सकती है। एवरग्रीन है, इतना मत भूलो, खासकर काफ़ी मजबूत होती हैं ये आपके। और ये आप बता दो कौन कौन सी चीज़ें पाई? रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी एंड द मेन स्पेशीज पाई जाती हैं। डिसिडस फॉरेस्ट जो होते हैं एज ड्राई सीजन्स में होते हैं, बिगन्स मतलब जो पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं, एंड लीव्स कम्प्लीटली गिर जाते हैं उसके ड्राई सीजन्स में और बिल्कुल ख़त्म से हो जाते हैं। तेंदू, पलम और अमलताज, बेल एक्सेट्रा ये कॉमनली यहाँ पर पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हेन वाज द फॉरेस्ट पॉलिसी अडॉप्टेड। फॉरेस्ट पॉलिसी जो हमारी है लगभग वो 1952 में आपकी आई। 1988 में इसको मॉडिफाइड किया गया, तो इस बात को याद रखना। इसका एम क्या था? लगभग 33% एरियाज़ में फॉरेस्ट को लगाना, बट हमारे देश में भी 23% पे ही आपका फॉरेस्ट है। दूसरा, मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना था फॉरेस्ट में, इकोलॉजिकल जो बैलेंस उसको बना के रखना है। कंजर्वेट करना है हमको, बचाना है नेचुरल हेरिटेज को, और साथ साथ जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जेनेटिक पुल है उसको। चेक ऑयल इरोजन जो है उसको बचाना है। एक्सटेंशन ऑफ द आपका जो डेजर्ट लैंड्स है, रिडक्शन ऑफ द फ्लड है उनको भी, और बाढ़ और सूखे को से भी हमें बचाना है। मतलब इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट एंड कवर द थ्रू आउट द सोशल फॉरेस्ट, आपका अफॉरेस्टेशन, जिसमें हमको फॉरेस्टेशन हमको बढ़ावा देना है, बंगलों या वनों को हमें बढ़ावा देना है, उनको बनाना है। 3 क्वेश्चन लास्ट आपको कर लेने हैं बस। व्हाट इज अर्थक्वेक? देखो अर्थक्वेक इट्स अ शेकिंग ऑफ अर्थ, दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। एंड क्या क्या कॉजेज हैं? तो कॉजेज यही है कि मेजरली द कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज अ टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं, जिसमें आपका इंटरनल जो वॉल्केनोज एरप्शंस हो सकते हैं। फॉलिंग एंड रूफ्स ऑफ केव्स, जो हमारे रूफ्स एंड केव्स है फॉल टूटते हैं, तो इस कारण से भी आपका अर्थक्वेक आ सकता है। क्या इफेक्ट्स हैं? लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको मतलब गंवा सकते हैं, क्योंकि इसके कारण बहुत ज़्यादा हानि होती है। दूसरा, लॉस ऑफ लाइफ, लोग अपनी जान को गंवा दिया करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल लॉस देयर लाइफ्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर्स, आप जो नदियाँ अपना जो रास्ता है वो बदल सकती हैं, इस कारण से और ज़्यादा डिपेंड आपका लैंडस्लाइड्स हो सकता है इसके कारण।
व्हाट इज़ ड्रॉट, जिसमें सूखा क्या होता है? सूखा एक ऐसी स्थिति जिसमें लॉन्ग पीरियड तक वहाँ पे पानी या वर्षा ना हुई है, तो वहाँ पे सूखे की स्थिति बन जाती है जब पानी कम हो, मतलब डेंसिटी में। अब इसको हम कैसे, ये किन इलाकों में होता है, कहाँ पाया जाता है? लाइक ये पाया जाता है पहली बात तो मेनली इन राजस्थान, गुजरात एंड सेंट्रल इंडिया, जहाँ पे मध्य प्रदेश, और एक्सटेंड और कहाँ कहाँ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मतलब पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में भी नॉर्मली थोड़े कोल्ड है, यहाँ ठंडा है, तो यहाँ भी थोड़ा मतलब कह सकते हो। अब कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ड्राई फार्मिंग कर सकते हो, ऐसा फार्मिंग जिसमें शुष्क खेती, जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े। ड्राई क्रॉप्स, जिसमें पानी की ज़्यादा यूज ना हो, नॉर्मली ड्रॉप्स लगाओ, मतलब आपको लगाओ, जिसमें कॉटन है, मूंग है, आपका फोडर है, बाजरा है, वीट है, इसको मतलब यूज़ में लाओ। वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब एवरी ड्रॉप ऑफ द रेन वाटर कैन बी हार्वेस्ट, जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करना। एंड ओवरकम ड्रॉट कंडीशंस के लिए इसको बचा के रखना, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। इन सम स्पेसिफिक जो एरियाज़ है वहाँ पे हम प्रेसिपिटेशन स्लॉप्स ट्रेसिंग कर सकते हो, और कृषि को ऐसा करने का तरीका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं आपके ड्रॉट से, मतलब लगभग सूखे से। वाई द फ्लड अकर्स इन इंडिया, तो फ्लड क्यों आता है? जब आपका कह सकते हो फ्लड इज अ स्लो इन द अकरेंस ऑफ द अकरेंस वेल, आपका रिकोगनाइज रीजन विद द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द ईयर, जब एक प्रकार से ज़्यादा पानी आपका हो जाता है और उस क्षेत्र विशेष में एक्सपेक्ट से ज़्यादा हो जाता है, लेवल हाई हो जाता है, तो फिर वहाँ पे मतलब फ्लड की स्थिति लगभग बन जाती है। एंड फ्लड एरियाज़ कौन कौन से हैं? ये भी सेम वही, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, एंड ये काफ़ी ज़्यादा है। साथ साथ आंध्रा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात एज वेल, जो ड्राई एरियाज़ भी हैं और इंक्लूड द अमंग द फ्लड एरियाज़ में भी आते हैं। राजस्थान इज़ ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम, इट्स अ नेचुरल ड्रेनेज टू टेक द ओवर वाटर ड्यूरिंग द, आपका जो रेन हैवी रेनफॉल है वहाँ पे नहीं हो पाता है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? तो देखो यार, कंट्रोल करने के कई तरीके होते हैं। रिजर्वर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजर्वर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लड रिवर्स कैन बी हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ एक्सेसिव वाटर रिवर्स, आपका। साथ ही साथ प्लांटिंग, हम लोग पेड़ों को लगा सकते हैं, और पेड़ों के लगाने से हम लोग जो एक बाढ़ की स्थिति उससे बच सकते हैं। रिमूवल ऑफ द एंक्रोचमेंट ऑफ द ह्यूमन, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो वहाँ बाढ़ के इलाके में रह रहे हैं उनको हटाना वहाँ से। एंड सेटअप द एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोग लगा सकते हैं। ये कुछ तरीके से जिसके माध्यम से आप कर पाएंगे। देखिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा देर से मैं बोल रहा हूँ, तो जो सेंटेंस है थोड़े से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे, तो होपफुली आप फिर भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और बार बार जब आप रिपीट करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।